Hello everyone, this is Mohit Advocate and welcome back to another video. In this video, we will study the भारतीय न्याय संहिता 2023 और इसको रिप्लेस किया हमारी इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1816 ने। ठीक है, आज वाले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। पहले मेरा स्टाइल ये रहेगा कि मैं पूरे के पूरे बीएनएस को, भारतीय न्याय संहिता को बेयर एक्ट वाइज रीड कराऊंगा और क्या क्या सेक्शंस बोल रहे हैं, क्या क्या वो बोलना चाहते हैं, क्या क्या इंटरप्रिटेशन मैं देना चाहता हूँ उनकी, मतलब ऑब्वियसली सेंटेंस और टेक्स्ट लिखा हुआ सेक्शंस में वो इंटरप्रिटेशन तो देंगे, मैं आपको हूबहू वैसे ही समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यूपी जुडिशरी जो कि होगी 2024 के एंड तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 2025 के मार्च या फरवरी तक उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट हो जाएगा। सो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली तरीके से यह सीखने पड़ेंगे और इसलिए ही हमारा यूपी जुडिशरी क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब मैक्सिमम क्रंच है हमारे यूपी जुडिशरी, क्योंकि हमारे मोटे मोटे 10 सब्जेक्ट्स हमारे लॉ पार्ट के आते हैं प्री में। ठीक है, तो उन 10 सब्जेक्ट में हमारे ये तीनों कम से कम मान के चलो 40 से 45% पार्ट प्ले करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्टाइल क्या यही रहेगा कि भाई पहले मैं पूरा भारतीय न्याय संहिता पूरी पढ़ाऊंगा सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 358 तक, फिर मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूरी पढ़ाऊंगा लेक्चर वाइज। ठीक है, अलग अलग बेयर एक्ट से, और फिर मैं अब साइड बाय साइड भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो चल ही रहा है। ठीक है, अब मैं ये पढ़ाने वाला हूँ। और जो मैंने राजस्थान के रैपिड रिवीजन के लिए जो वीडियो बनाई थी वो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की मैं बना नहीं पाया था, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह गया था। हमने 15 दिन या 20 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाना इसकी स्टार्ट किया था, तो लेकिन अब हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है, तो हम आराम से सारी चीज़ें सीखेंगे। और अब विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो मोटा मोटा बात ये है, हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 में 20 चैप्टर्स हैं और 358 सेक्शंस है। ठीक है, अब हम पहले तो वो पढ़ेंगे। अब देखो, मैं अपनी ईबीसी की बुक जो मैंने भारतीय न्याय संहिता की है मेरे, मैं बिल्कुल उससे पढ़ाने वाला हूँ। देखो मेरे जो नोट्स बने पड़े हैं आईपीसी के, इंडियन एविडेंस एक्ट के, सीआरपीसी के, और भी XYZ बहुत नोट्स बने पड़े हैं। मैं उनमें से जब पढ़ाऊँगा, जब ये बेयर एक्ट रीडिंग खत्म हो जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को, और साइड बाय साइड उनको कनेक्ट करते हुए चलूँगा कि जब आईपीसी में वो नोट्स में जो सेक्शंस हैं उसको मैंने भारतीय न्याय संहिता के कौन से सेक्शन से जोड़ा हुआ है उसको मैं कनेक्ट करते हुए चलूँगा और आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, क्योंकि ये 1 जुलाई 2024 से 1/7/2024 से एनफोर्समेंट में भी आने वाली भारतवर्ष में। अब पुलिस वाले जो नए केस फाइल करेंगे, ठीक है, वो आईपीसी की धारा नहीं लगेगी, अब भारतीय न्याय संहिता की धारा लगेगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ना चालू करते हैं, सीधी सीधी बात है ये। ठीक है, अब पहले तो ये देखते हैं कि कौन कौन से नए प्रोविजंस ऐड हुए हैं इसमें, क्योंकि नए प्रोविजंस की बहुत वो है सबको जानने की अभिलाषा की नए प्रोविजंस कौन से ऐड हुए हैं भारतीय न्याय संहिता में। तो पहले वो पढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन ऐड हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 जो कि बोलता है चाइल्ड, इसको ऐड किया गया है। सेक्शन 4 क्लोज एफ पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस ऐड किया गया है। ठीक है, सेक्शन 4 क्लोज एफ में पनिशमेंट ऐड की गई है, और नई पनिशमेंट क्या है, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस मतलब समुदाय के लिए कुछ सर्विस करनी पड़ेगी, ये पनिशमेंट मिलेगी। अब नेक्स्ट सेक्शन 48 अबैटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, अबैटमेंट करी इंडिया के बाहर कि क्या अपराध कर इंडिया में, तो यह भी एक ऑफेंस बनाया गया है। सेक्शन 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एटसेट्रा, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्ट किया और क्या यूज करते हुए किया, डिसीटफुल मीन्स मतलब धोखाधड़ी से, लालच देके, बहला फुसला के, ऐसे कोई तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया किसी वुमेन के साथ, तो उसको भी ऐड किया गया हमारे सेक्शन 69 में। सेक्शन 95 हायरिंग एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, हायर करना एक बच्चे को और नौकरी पर लगा लेना, एक बच्चे को एम्प्लॉय कर लेना, और एंगेज या फिर एंगेज कर देना किसी बच्चे को। भाई किसी का मान के चलो कि घर का ही बच्चा है, फैमिली बहुत बड़ी है, उसमें कोई एक क्रिमिनल है और वो किसी अपने भाई के बच्चे को, चाचा के बेटे को जो कि छोटा है, जो कि माइनर है, चाइल्ड है, उसको एंगेज कर देता कि तू क्या कर, तू एक अपराध घटित कर। ठीक है, तो ये भी एक ऑफेंस बना दिया गया। अब सेक्शन 95 भारतीय न्याय संहिता का बीएनएस का। अब सेक्शन 96 प्रोकोरेशन ऑफ अ चाइल्ड, ये भी ऑफेंस बना गया है, प्रोकोरेशन ऑफ अ चाइल्ड। सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 अब हम पढ़ेंगे पनिशमेंट फॉर मर्डर। अब पनिशमेंट फॉर मर्डर डिफरेंट दे दी गई है सेक्शन
सेक्शन 103 सब सेक्शन 2 में सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। अब मृत्यु कोज करिए, मृत्यु घटित करिए किसी की, किससे? नेग्लिजेंस से। नेग्लिजेंस क्या होता है? नेग्लिजेंस का जब भी मैं वर्ड लाऊं तो सीधा इनडिफरेंट एटीट्यूड मन में लिया ना, मतलब सीधा नेग्लिजेंस जैसे ही वर्ड सुनो तो क्या वर्ड मन में आना चाहिए? डूइंग एक्ट विद एन इनडिफरेंट एटीट्यूड। आमतौर की जिंदगी में ऐसा काम नहीं करता था, पर उस दिन जिस दिन ऑफेंस कर रहा था उस दिन उसका इनडिफरेंट एटीट्यूड था, मतलब जो होगा देख लूंगा, सबको देख लूंगा, ठीक है ये एटीट्यूड। अब सेक्शन 111(111) ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में नया ऐड हुआ ये प्रोविजन, ये पढ़ेंगे अच्छे से। सेक्शन 112 पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, छोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। अब सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट। अब आतंकवादी एक्ट भी इसमें सजा दे दी गई और डिफाइन किया गया है 113 में। सेक्शन 117 सब सेक्शन 3, सेक्शन 117 सब सेक्शन 4 क्या कहते हैं? वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, जानबूझकर क्या घटित करना, क्या परिणाम में देना व्यक्ति को नतीजे में देना, ग्रीवियस हर्ट, घातक चोट। सेक्शन 152 एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल से डाटा उठा लिया सीधा सीधा। एक्ट वो वाले कार्य, वो वाले एक्ट जो एंडेंजर, जो कि जिंदगी को खतरे में डालते हैं, जिनको जो खतरे में डाल रहे, जिंदगी छोड़ो, जो खतरे में डाल रहे किसको? भारत की सोवरेनिटी को, यूनिटी को एंड इंटीग्रिटी को, ठीक है, एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डाल रहे हैं, तो वो भी, उसका भी ऑफेंस बना है। सेक्शन 152 में जो देश के लिए खतरा बनेगा उसको भी सजा मिलेगी, सेक्शन 152 में उसका ऑफेंस बनाया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 195 सब सेक्शन 2 जो कि न्यू ऐड किया गया बिल्कुल, असोल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट एक्सेट्रा। वही जेस्चर से एक सरकारी कर्मचारी कोई राइट, कोई दंगे भड़के पड़े उनको सप्रेस करा रहा है कोई, लेकिन ऑफेंडर्स क्या कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारी को डरा रहे हैं। भाई असोल्ट तो सीधा सीधा ही होता है, ऐसे मुक्का दिखाया, अपना हाथ घुमा के उसको जोर दिखाया कि भाई अभी असोल्ट तेरे पे हमला करने वाला हूँ। कोई लाठी डंडा दिखा के उसके सामने बजा रहे, मार नहीं रहे हैं लेकिन दिखा रहे हैं असोल्ट करने की, वो कर रहे हैं, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट, या फिर बाधा बन रहे किसके विरुद्ध? सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध। व्हेन सप्रेसिंग राइट, और सरकारी कर्मचारी किस कार्य में लगा हुआ है? दंगे जो हो रहे हैं शहर में या कहीं भी, उसको साइड में लगा रहा है, दंगे ढंगे लगा रहा है, तो उसको वो रोक रहे हैं वो व्यक्ति, ऑफेंडर्स जिन पे केस दर्ज होगा। अब सेक्शन 197 सब सेक्शन 1 क्लोज डी इम्प्यूटेशंस, असर्शंस प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशंस। अब भारत की राष्ट्रीय हमारी इंटीग्रेशन पे कोई इम्प्यूटेशंस हुए, कोई बोले गए, कोई असर्शंस हुए, मतलब कुछ बोला गया जो कि ऑफेंस है, तो वो भी ऐड किया गया है सेक्शन 197 सब सेक्शन 1 क्लोज डी में। सेक्शन 226 अब हम पढ़ेंगे, मतलब ये सारे मैं वो बता रहा हूँ कि क्या क्या ऐड किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा क्या क्या डिलीट किए गए हैं। सेक्शन 226 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अटेम्प्ट प्रयास किया क्या करने का? आत्महत्या, आत्मघात करने का, ठीक है। टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, ठीक है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, टू कंपेल, सुसाइड करने का प्रयास किया, और सिर्फ क्या करने के लिए? क्या विवश करवाने के लिए? और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर की एक व्यक्ति जिसके पास कानूनन पावर है वो एक व्यक्ति के ऊपर यूज ना कर पाए, मतलब कोई सरकारी कर्मचारी को धमकी दे रहा कि मैं अभी सुसाइड कर लूंगा, लेकिन जो तेरे पास पावर है ना उसको यूज मत कर दी, मेरे को अरेस्ट मत कर लिया, अभी सुसाइड कर लूंगा, वो भी अब ऑफेंस बना दी गया है, ठीक है। सेक्शन 304 स्नैचिंग, अब स्नैचिंग भी एक ऑफेंस बना दिया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। पहले स्नैचिंग हर राज्यों में, कोई जो विभिन्न छोटे छोटे जो, मतलब हरियाणा में था जैसे स्नैचिंग 379, कैपिटल ए में स्नैचिंग का ऑफेंस था, लेकिन सभी राज्यों में वो नहीं थे, भाई हरियाणा में तो था। तो अब स्पेशली 304 उसको भारतीय न्याय संहिता को स्नैचिंग का ऑफेंस डेफाइन कर दिया गया है। सेक्शन 324 324 सब सेक्शन 3 मिसचीफ, ठीक है, मिसचीफ इसमें दे दिया गया है, पहले कहा था 425 आईपीसी में था, ठीक है। अब सेक्शन 341 सब सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 इसमें क्या दिया गया है? मेकिंग और पोजेसिंग काउंटरफिट सील। सेक्शन 341 में तो दिया गया है कि कोई फर्जी मोहर, मेक की मतलब बनावट की, और पोजेसिंग या बनावट तो किसी और ने की थी पर तुमने रखी हुई है क्या, फर्जी एक मोहर एटसेट्रा, और मोहर के साथ और भी बहुत चीजें आएंगी, तो वो 341 का ऑफेंस है। अब विद इंटेंट टू कमिट फोर्जरी पनिशेबल अंडर सेक्शन 338, और वो फर्जी मोहर, वो फर्जी सील किस इंटेंशन से अपने पास पोजेशन में रखी हुई है कि
कोई फोर्जरी का अपराध कमिट करना है एक व्यक्ति को, एक ऑफेंडर को, इसलिए मोहर अपने पास रखी हुई है। तो फोर्जरी का ऑफेंस सीधे सीधे इसमें बता दिया 338 में दिया हुआ है, ठीक है। फोर्जरी का मतलब धांधलेबाजी का डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो कि न्यू प्रोविजन ऐड हुआ है भारतीय न्याय संहिता में वो है 358 जो कि रिपील एंड सेविंग की। भाई जो आईपीसी से जो फैसले फुसले आ गए हैं, जो एक्विट हो गया वो एक्विट है, जो कन्विट हो गया वो कन्विट है, तो उसको रिपील एंड सेव किया गया है 358 में, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट था। ये हमारे कितने टोटल कितने प्रोविजंस बताए हुए हैं ईबीसी की बुक ने, एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ। पूरे 20 प्रोविजंस हमारे भारतीय न्याय संहिता में नए ऐड हुए हैं, ठीक है। अब पुराने वाले बताऊंगा कि वो ओमिट कौन से हो, मतलब हटा कौन से दिए गए, ठीक है। तो पुराने वाले बताएंगे। अब मैं आईपीसी के कौन से बता रहा हूँ जो अब भारतीय न्याय संहिता में देखने को लिए नहीं मिलेंगे। सेक्शन 14 देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बताता था हमें सेक्शन 14 आईपीसी का, जो कि हमें बताता था सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, नौकर किसका, सरकार का, वो नहीं देखने को मिलेगा हमें भारतीय न्याय संहिता में। सेक्शन 18 देखने को नहीं मिलेगा जो बताता था इंडिया आईपीसी में। सेक्शन 20 देखने को नहीं मिलेगा जो बताता था कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेक्शन 38 देखने को नहीं मिलेगा जो बताता था पर्सन्स कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेज। ये सीधा सीधा कॉमन इंटेंशन से जुड़ते हुए जो सेक्शन से 34, 35, 36, 37, 38 ये 5 सेक्शन का जो चंक था। अब जो लास्ट वाला 38 है वो देखने को नहीं मिलेगा जो बताता था हमें पर्सन्स कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट, व्यक्ति चिंता रख रहे थे एक मतलब कोई भी आपराधिक कार्य से, मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, तो वो गिल्टी वे दोषी पाए जा सकते हैं विभिन्न अपराधों के, ठीक है। उनको एक ऑफेंस करना था, बहुत सारे मान के चलिए 2 व्यक्ति थे, उन दोनों ने माइंड में एक ही ऑफेंस के करने के बारे में सोचा हुआ था। लेकिन रास्ते में जब वो ऑफेंस करने जा रहे थे, रास्तों में एक जो अपराधी बी था, एक अपराधी ए था, एक अपराधी बी था। जो अपराधी बी ने कोई और ऑफेंस कर दिया किसी और के साथ, तो वही बता था कि भाई एक ऑफेंस तो वो करने जा रहे थे लेकिन वो गिल्टी हो सकते हैं, रास्ते में उन्होंने कुछ और वो कर दिया, हरकत कर दी, तो वो भी ऑफेंस बन सकता है, ठीक है। ये 38 बता रहा। अब ये देखने को नहीं मिलेगा। अब सेक्शन 50 जो सेक्शन की डेफिनेशन थी वो हटा दी गई, ओमिट कर दी गई है। सेक्शन 53 कैपिटल ए कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, ये भी हटा दिया गया है। भाई जो ट्रांसपोर्टेशन थी मतलब जो उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ लाइफ होती थी, तो उसके फ्रैक्शंस कैलकुलेट होते थे कि फ्रैक्शंस के तौर पे भाई 20 साल मान लो, जो लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है ना उम्र कैद, उसको कैलकुलेट करने के हिसाब से 20 साल मान के चलो। तो ये भी हमें देखने को नहीं मिलेगा 53 कैपिटल ए जो आईपीसी में था, भारतीय न्याय संहिता में नहीं देखने को मिलेगा। सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन भी हमें देखने को नहीं मिलेगा अब किसमें, भारतीय न्याय संहिता में। सेक्शन 153 डबल कैपिटल ए पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोकेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स, तो ये भी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा किसमें, हमें भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है। सेक्शन 232 सेक्शन 232 जो आईपीसी का था वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगा भारतीय न्याय संहिता में। वो क्या है, काउंटरफिटिंग इंडियन कॉइन, क्या काउंटरफिट किया, जाली बनाया क्या भारतीय सिक्का, भारतीय रुपया, ठीक है। तो वो भी हमें देखने को लिए नहीं मिलेगा भारतीय न्याय संहिता में। नेक्स्ट सेक्शन 236 अबैटिंग इन इंडिया द काउंटरफिटिंग आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन, अबैट हो रहा है इंडिया में, ठीक है। द काउंटरफिटिंग आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन, अबैट हो रहा है इंडिया में, जो ये आईपीसी का ऑफेंस है। 236 भी हमें नहीं मिलेगा, मतलब भारतीय मुद्रा को बाहर प्रिंट करना है कहीं, तो वो अबैट कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, वो करना कहाँ है, अपराध कमिट बाहर कमिट करना, तो वो भी हमें भारतीय न्याय संहिता में नहीं देखने को मिलेगा। सेक्शन 237 ऑफ आईपीसी जो था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफिट कॉइन, भाई इंपोर्ट करवाना किसी विदेश से अपने देश में मंगवाना या अपने देश से किसी विदेश में भेजना, क्या कोई भी काउंटरफिट कॉइन, कोई भी जाली मुद्रा पैसा, ठीक है। तो वो भी हमें अब भारतीय न्याय संहिता में देखने को लिए नहीं मिलेगा। सेक्शन 238 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफिट ऑफ इंडियन कॉइन, तो वो भी नहीं देखने को मिलेगा कि भाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है नकली फर्जी क्या भारतीय काउंटरफिट वो कॉइन सिक्का, तो वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, वो भी ओमिट है सेक्शन 238। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे जो कि ओमिटेड है, सेक्शन 247 फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली डिमिनिशिंग वेट और अल्टरिंग कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन कॉइन, तो ये भी देखने को नहीं मिलेगा भारतीय न्याय संहिता में। 249 अल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ इंटरकॉइन विद इंटेंट दैट इट शैल पास एंड कॉइन ऑन डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, तो ये भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मोटी मोटी बात है, ये कॉइन वगैरह से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं ये हटा दिए गए हैं
इनकी जगह कुछ और पक्का ऐड किया गया होगा। अब देखते हैं सेक्शन 264 फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वेइंग। भाई धोखाधड़ी से, बेईमानदारी वाली नीयत से क्या इस्तेमाल में किया जा रहा है? फॉल्स इंस्ट्रूमेंट, जो ये वजन वगैरह की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे नापातोली होती है वेट की, ये डिसऑनेस्टली मतलब फ्रॉडुलेंट तरीके से यूज किया जा रहा है, तो वो भी हटा दिया गया। अब ये 264 में 264 आईपीसी में दिया गया था, ये नहीं है। अब इसमें भारतीय न्याय संहिता में 265 फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ वेट, फॉल्स वेट और मेजर, फ्रॉडुलेंट तरीके से मतलब धोखाधड़ी से क्या इस्तेमाल किया? फॉल्स वजन और फॉल्स मेजर, मतलब जो आंका गया जो डिजिट आई है वो भी फॉल्स दिखाई है, तो वो भी नहीं है अब भारतीय न्याय संहिता में। अब सेक्शन 266 बीइंग इन पोजेशन ऑफ फॉल्स वेट और मेजर। भाई जो वो बट्टे होते हैं जो उसके लोहे के, वो ही किसी व्यक्ति के पोजेशन में 2 किलो का होना चाहिए। वो जो ईट का वो आता है आयरन का जो बट्टा आता है, जो ब्रिक आती है आयरन की जिससे वेट मेजर होता है, वो 2 किलो का उसका होना चाहिए वेट। उस पर 2 किलो लिखा हुआ है, पर वो है कितने किलो का? वो है 1 किलो 125 ग्राम का या 225 ग्राम का, तो बहुत कम है ना। तो ये इसी के बता रहा, तो ये भी भारतीय न्याय संहिता में नहीं है। अब सेक्शन 267 मेकिंग और सेलिंग फॉल्स वेट और मेजर। किसी ने बनाया हुआ आयरन की वो बट्टा होता है जो वेट मेजर करते हैं, वो किसी ने बनाया या बेच रहा है नकली वाले, जिसमें झूठी वो लिखी हुई है, डिजिट लिखी हुई है कि 2 किलो का, पर वो है 1.25 किलो का, तो वो भी अब हटा दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। अब ये था सेक्शन 267। हम पढ़ेंगे सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब प्रयास किया क्या करने का? आत्मघात, आत्महत्या अपनी, तो वो भी अब ऑफेंस नहीं है, भारतीय न्याय संहिता में हटा दिया गया है। सेक्शन 310 ठग। अब ठग भी हमारे भारतीय न्याय संहिता में नहीं देखने को मिलेगा। सेक्शन 310 आईपीसी में ठग की डेफिनेशन मिलती थी, तो ठग जी क्या होते थे भाई? ठग वह होता था एक आदमी जो मतलब उसकी हैबिचुअली वो मतलब डेकोर्ट्स में बैठता था, और उसका रोजमर्रा की जिंदगी में काम क्या था कि भाई रॉबरी करनी है, और रॉबरी ऐसी वैसी रॉबरी नहीं, रॉबरी में जान भी ले लेनी है किसी की, ठीक है, या किसी का बच्चा उठाना है, चाइल्ड स्टीलिंग करनी है, और चाइल्ड स्टीलिंग करते वक्त किसी को जान भी ले लेनी है, तो वो ठग जी जो सेक्शन 310 आईपीसी का ठग की डेफिनेशन देता, वो भी अब इसमें भारतीय न्याय संहिता में नहीं है। अब सेक्शन 311 जो कि ठग की डेफिनेशन 311 में थी, पनिशमेंट, वो भी अब भारतीय न्याय संहिता में नहीं है। सेक्शन 366 कैपिटल ए प्रोक्योरेशन ऑफ अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ माइनर गर्ल, तो ये भी अब नहीं है इसमें ऑफेंस, मतलब इसमें ऐड नहीं है भारतीय न्याय संहिता में। सेक्शन 376 376 कैपिटल डी ए पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 16 ईयर ऑफ एज। अब जो सजा मिलती थी एक महिला का गैंग रेप हुआ था, और वो महिला कितने साल के आयु के नीचे थी? 16 वर्ष के नीचे थी, तो उसको पनिशमेंट मिलती थी किसमें? सेक्शन 376 कैपिटल डी ए आईपीसी में। अब वो भारतीय न्याय संहिता में उसमें नहीं मिलेगी, अब मिलेगी। और बताते हैं सेक्शन क्या ओमिटेड। और सेक्शन 376 कैपिटल डी बी पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। अब पनिशमेंट जो गैंग रेप की मिलती थी, किसी व्यक्ति ने गैंग रेप किया है, बहुत सारे व्यक्तियों ने गैंग रेप किया है, और कितने आयु से कम की महिला के साथ किया है? 12 साल से 12 साल से कम की आयु की बच्चे के साथ किया, तो वो भी अब इसमें ओमिटेड है भारतीय न्याय संहिता में। अब सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस। अब अननेचुरल ऑफेंसेस भी भारतीय न्याय संहिता में हमें देखने को लिए नहीं मिलेंगे। अननेचुरल ऑफेंसेस की सीधी जजमेंट क्या थी? याद करो जल्दी से। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें अननेचुरल ऑफेंसेस जो गे सेक्स होता था, लेस्बियन सेक्स होता था, उसको कोई ऑफेंस नहीं बताया गया था, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। पर अब इसमें भारतीय न्याय संहिता में उसका बिल्कुल भी पत्ता कटा हुआ है। लेकिन नवतेज सिंह जौहर वाली जजमेंट में जो और प्रकृति के नियम के विरुद्ध जो अपराध होते थे वो अभी भी जिंदा है। क्या इसमें भारतीय न्याय संहिता में हमें देखने को मिलेंगे? वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब सेक्शन 444 जो आईपीसी में था हमारा, क्या था? लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, छुपकर घरेलू घुसपैठ की, और कब की? रात में की, तो वो भी अब आईपीसी में तो था 444 सेक्शन में, वो अब भारतीय न्याय संहिता में हमें देखने को लिए नहीं मिलेगा, या फिर इससे ही मिलता जुलता कुछ और मिलेगा। सेक्शन 446 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, घर का ताला, घर की खिड़कियां, घर में पैसे पूसी से आना जाना हुआ, और कब हुआ? नाइट में, रात्रि में, तो वो भी हमें अब देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेक्शन 497 अब क्या था? अडल्ट्री भी हमें अब देखने को लिए नहीं मिलेगा भारतीय न्याय संहिता में। अडल्ट्री क्या था? अडल्ट्री कोई किसी हस्बैंड की कोई वाइफ है, उस वाइफ के साथ उसके हस्बैंड के अलावा किसी मेल ने
सेक्सुअल एक्ट कर दिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया, तो हस्बैंड उसको प्रोसिक्यूट करेगा, किसको, जो जो व्यक्ति उसके वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्ट कर रहा है, ठीक है, बेशक से इसमें उसकी वाइफ की वो कंसेंट हो, लेकिन फिर भी ये एडल्ट्री का ऑफेंस बनता था। पर उसकी वाइफ को इसमें पनिशमेंट नहीं मिलती थी, बस उस व्यक्ति को ही मिलती थी जो किसी और की वाइफ के साथ अडल्ट्री करता था। तो ये भी हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। कौन सी जजमेंट में किया था? जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में किया था। हरियाणा जुडिशरी के पेपर में प्रिलिमिनरी टेस्ट में साफ सीधा से जजमेंट पूछी हुई थी। 497 से कौन सी जजमेंट है? 4 ऑप्शन दिए थे। तो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेरे बहुत सारे दोस्तों का गलत हुआ था, तो ये बहुत अच्छा है याद करने के लिए। ये लैंडमार्क जजमेंट थी। तो ये हमारे मोटे मोटे ये सेक्शन है जो ओमिट हुए हैं। अब टोटल गिनती कर लेते हैं कि कितने सेक्शंस हमारे ओमिट हुए हैं जो अब भारतीय न्याय संहिता में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो गिनती करें तो मैं पूरे 28 सेक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे, वो अब देखने के लिए नहीं मिलेंगे हमें। आईपीसी के जो 28 सेक्शंस थे वो भारतीय न्याय संहिता में ओमिट कर दिए गए हैं, तो हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज का, हमने इंट्रोडक्शन किया कि हमें भारतीय न्याय संहिता में कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, हमें कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, और हमें कौन कौन से सेक्शन हमारे आईपीसी वाले ओमिट हो चुके हैं। तो इस वाली वीडियो में मेरा मेन ऑब्जेक्ट यही था कि मैं इंट्रोडक्शन क्लास दूँ आज की इस पे भारतीय न्याय संहिता पे। तो और मैं साथ के साथ क्या कंटिन्यू कर सकता हूँ, ये तो हमारा हुआ क्लियर पूरा कि क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हम जो मेरे नोट्स बने हुए हैं, जो ऑफेंस, जो सोसाइटी में अपराध, तो सोसाइटी में ऑफेंस होता है, वो स्टार्टिंग से उसकी क्या थ्योरी है, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है भाई। स्टार्टिंग से क्या हमारी थ्योरी है, क्राइम सोसाइटी का कैसे पार्ट है, हम वो पढ़ेंगे कि भाई किसी ने अपराध किया तो उसने अपराध क्यों किया, और सोसाइटी में ऐसा क्या डर का माहौल पैदा हुआ कि हमें जेल बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो हम वो पढ़ेंगे अपने नोट्स से। मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं उसके लिए, तो हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं ढूंढ लेता हूँ अपने नोट्स में कहाँ है वो। बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर ये पढ़ लेंगे ना हम, ये जान लेंगे कि भाई सोसाइटी के ऊपर एक ऑफेंस में क्या, जब सोसाइटी में एक व्यक्ति ऑफेंस कमिट करता है, भाई ऑफेंस तो एक्चुअल में कोई मान के चलिए किसी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में कोई ऑफेंस हुआ, अब पब्लिक ये तोड़ी गई कि भाई उसके घर की बात है। अरे समुदाय में तो वो व्यक्ति भी रहते थे, उस घर वाले जिसके अंदर किसी ऑफेंडर ने उसके घर के अंदर जाके ऑफेंस किया है। तो ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो उनकी निजी बात है, उनके घर में अपराध हुआ है। नहीं, ये पूरे सोसाइटी में अपराध हुआ है। तो क्यों स्टेट, जो राज्य सरकार है, वो क्यों उस अपराधी के ऊपर केस चलाती है कि भाई तुमने ये अपराध कर दिया? क्यों टाइटल क्रिमिनल केस का स्टेट वर्सेस ए, स्टेट वर्सेस एक्स, स्टेट वर्सेस बी, इसके आगे नाम जोड़ लेना जो भी रिस्पेक्टिव नाम है उन ऑफेंडर्स के, स्टेट वर्सेस वाई, स्टेट वर्सेस जेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टेट केस चलाती है। स्टेट के विरुद्ध अपराध हुआ है, वो समुदाय राज्य के विरुद्ध अपराध किया है। राज्य, और राज्य में कौन रहता है? जनता जनार्दन रहती है। तो जनता जनार्दन के विरुद्ध जो भी अपराध होगा वो राज्य की सरकार चलाएगी। किसके विरुद्ध? अपराधी के विरुद्ध, ठीक है। तो ये हमारा था, ये ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं अपने नोट्स जो उसके ऊपर थे, एक सेकंड में ढूंढ लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए बस। जो मेरे जनरल इंट्रोडक्शन था कि भाई क्राइम होता ही क्यों है, क्राइम की क्या क्या मतलब नीड्स होती हैं, ठीक है, मिल गया मेरे को। एक सेकंड रुकिए, क्योंकि मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है, ये देख लीजिए खुद ही, पूरा इसमें पूरा डाटा लिखा हुआ है जो भी है। मैंने ऐसे 3 रजिस्टर मोटे मोटे बनाए हुए हैं, तो अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। जो भारतीय न्याय संहिता पहली बार पढ़ रहा होगा ऑब्वियसली तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिसने आईपीसी पढ़ी भी नहीं है तो उसको भी सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब हम अभी निकालते हैं, ठीक है। देखिए सीधी सीधी बात है, अब हम इसमें से पढ़ेंगे। ये मेरे नोट्स मैंने खोल लिए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन वाले नोट्स खोल लिए हैं, क्योंकि पहले वाले पेजेस में मैंने सीधा मर्डर वगैरह का टॉपिक समझा हुआ था, तो मैंने उसके नोट्स बनाए थे। मैंने ये इंट्रोडक्शन का बाद में टॉपिक समझा था, तो उस हिसाब से मेरा पीछे है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं। द इंडियन पीनल कोड 1860 के मैंने ये नोट्स बनाए हुए थे। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के हम इसमें नोट्स पढ़ते हैं। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम्स में। अप्लाइड क्वेश्चन ऑफ कंसेप्ट, भाई कॉन्सेप्ट अगर क्लियरिटी रहेगी भारतीय न्याय संहिता के जो प्रोविजंस हैं और जो आईपीसी के प्रोविजंस हैं, अब जो खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कि और अब स्टेट के एग्जाम आएंगे, जैसे राजस्थान का तो अभी हुआ है एग्जाम, ठीक है। अब भाई यूपी का आना, यूपी में 100% इंटेल है, 100% नॉलेज है कि भाई जितना न्यू लॉज है, न्यू पीनल लॉज है, यही आएंगे,
ठीक है। इनके बाहर वाला मटेरियल या आईपीसी यूपीसी वाला मटेरियल नहीं आएगा, ठीक है। पर कॉन्सेप्ट तो एक्चुअल में वही रहेंगे ना, जो नए कॉन्सेप्ट हैं, जो ये हमारे हमने देखे थे कि 18 नए सेक्शन है जो ऐड किए गए हैं, वो ये नए कॉन्सेप्ट हमें देखने पड़ेंगे कि क्या इनमें चेंजेस और क्या ये इनमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो पहले आईपीसी में अपराध थे भाई, मिसचीफ जो था, ठीक है, जो मर्डर था वो मर्डर ही है, जो कल्पेबल होमिसाइड था वो कल्पेबल होमिसाइड है, जो किडनैपिंग थी वो किडनैपिंग ही है, जो अबडक्शन थी वो अबडक्शन ही है, जो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया थी वो इंडिया में है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन थी वो यही है। अब ये तो बदले नहीं गए ना, तो ये हमें इनमें ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास कहीं भी तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, तो हमें इसमें देखने को लिए मिलेगा। तो पहले हम नोट्स पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की, भाई सोसाइटी में क्राइम ऑफेंस को कैसे झेला जाता है और सोसाइटी फिर कैसे रिएक्ट करती है, तो नोट्स में पढ़ेंगे और हिंदी में, शुद्ध हिंदी में समझेंगे। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, मेंस में। अप्लाइड क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट, आपको एक सिचुएशन दे देंगे, कम से कम आधे पेज की, एक पेज की भर के सिचुएशन दे देंगे। उसमें ये लिखा होगा रमेश उसके घर गया, इंटेंशन के साथ पिस्टल लेके गया और उसने गोलियां चला दी, फिर उसने यह किया, पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। और फिर निकालना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से अपराध इसने रमेश ने किए हैं, ठीक है। फिर दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन, भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ये बता देंगे डिफाइन मिसचीफ, ठीक है, टेल अस द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, कनेक्ट देम विद मर्डर एंड कनेक्ट देम विद 5 एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। ऑफेंसेस, ये अपराध क्या होते हैं। इन एवरी ऑफेंस वी हैव 2 सेपरेट इंग्रेडिएंट्स। हर एक अपराध में, वो पहले भी बताया था, एक वीडियो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की बनाई थी, अगर नहीं देखी तो प्ले कार्ड लगा रहा हूँ यहाँ पे 26 मिनट 37 सेकंड पे देख लेना। तो क्या है, इन एवरी ऑफेंस, हर एक अपराध में क्या होता है, वी हैव 2 सेपरेट इंग्रेडिएंट्स, हमारे पास 2 सेपरेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। अब ये एक्टस रियस क्या होता है, एक्टस रियस होता है भाई एक इंसान ने कोई एक्ट किया, कोई कार्य किया, और उस कार्य से क्या निकला, एक परिणाम निकला। भाई मैं कोई एक्ट करूंगा, मैं ये एक्ट कर रहा हूँ, मैं मतलब क्या एक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको भारतीय न्याय संहिता पढ़ा रहा हूँ, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा। भाई जो ढंग से पढ़ रहा है उसको भारतीय न्याय संहिता का थोड़ा बहुत समझ में आएगा, या कोई जो अच्छे से फोकस के साथ लगा के पढ़ेगा तो उसको और समझ में आएगा। तो क्या परिणाम निकला, एक्टस क्या निकला, मेरे जो मुंह से ध्वनि निकल रही है वो आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, तो ये है एक्टस। नहीं भी आ रहा है तब भी अगर आपके कानों में मेरी आवाज जा रही है तो ये है एक्टस, ठीक है। और रियस क्या होता है, रियस भाई वो होता है जिसमें जो पनिशेबल बाय लॉ है, जो भाई जो ऐसा एक्ट जो कि करा तो पनिशमेंट मिलेगी कानून से, ठीक है, तो वो रियस होता है, ठीक है। तो हर एक अपराध में 2 चीजें मेन होती है, 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। अब ये मेंस रिया क्या होता है, इनविजिबल स्टेट ऑफ माइंड, एक इंसानी दिमाग में, एक इंसानी बुद्धि में क्या चल रहा है, क्या इसमें घूम रहा है, ये जो हमारी माइंड है, जो हमारा मस्तिष्क है, इसमें क्या घूम रहा है, तो वो होता है मेंसरिया। अब मेंसरिया बहुत सब्जेक्टिव चीज है, आज तक मेंसरिया फाइंड करने का कोई टेस्ट नहीं है, ना ही तो वैज्ञानिकों के पास, और ये बड़े बड़े जो लुटेरे अस्पताल बैठे हैं ना इनके पास, ठीक है। लेकिन अब मेंसरिया को मैं बता देता हूँ सीधी सीधी क्या बात है। मेंसरिया में 3 तरह के मेन मेंसरिया होते हैं, लेकिन और भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमारे 3 मेंसरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है इंटेंशन, जो कि है हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया। दूसरी है हमारा नॉलेज, जो कि है स्लाइट लोअर डिग्री ऑफ मेंसरिया, मतलब इंटेंशन के सीधा नीचे नॉलेज आती है। और नॉलेज से भी सीधा नीचे तीसरे नंबर का मेंसरिया कौन सा है, सीधा सीधा है रीजन टू बिलीव, यकीन करने के कारण। ये सबसे लोएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया, ठीक है। अब और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे इल विल आती है, गुड विल आती है, ठीक है, रेकलेसनेस आती है, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट आता है, तो ये भी सारे मेंसरिया ही हैं, लेकिन ये सेट असाइड है। लेकिन जो 3 मैंने अभी बताया, इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव, ये मेन मेंसरिया है। अब हमारे आईपीसी में तो भाई ऐसे अपराध थे कि आपने एक्ट सीरियस कर दिया, मिस्टर ए ने कोई एक्ट सीरियस कर दिया, तो उसके पीछे उसका मेंसरिया भी होना चाहिए, मतलब उसकी नीयत भी होनी चाहिए उस एक्ट के पीछे करने में, जब उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर उसकी नीयत नहीं थी ना वो एक्ट करने में, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हमारे आईपीसी में कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी थे, लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी थे, 10% हमारे पास ऐसे ऑफेंसेस भी थे जिसमें मिस्टर ए ने किडनैप किया एक बच्चे का, किडनैप किया, और किडनैप उसने रियली में किया, एक्ट सीरियस किया, लेकिन खबर फैल गई कि भाई बहुत पुलिस लग गई है उस बच्चे को ढूंढने में। मिस्टर ए डर गया, मिस्टर ए उस बच्चे को उसके फ्लैट में वापस लेके आ गया, ठीक है। और उसका पड़ोसी था, तो मिस्टर ए था वो उस बच्चे का फ्लैट में पड़ोसी था, साइड वाले फ्लैट में रहता था। तो उसकी मम्मी को क्या बोला, अरे आपने तो ऐसे ही वो कर रखा, पुलिस को वो कर दिया, मैं तो बच्चे को 2 किलोमीटर दूर एम्बियंस मॉल में एक कैंडी चॉकलेट दिलाने गया था,
तो क्या ये झिल जाएगा किसी को भी। ये है ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, ये इनको बोलते हैं अपराध जो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के। इनमें मेंसरिया अक्यूज का मेंसरिया जो मिस्टर ए है दोषी, उसके माइंड में क्या था, उस बच्चे से रिलेटेड क्या नहीं था, वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसको सजा मिलेगी किस चीज की, एक्ट सीरियस की, कि तू बच्चे को उसकी मम्मी के उसने जो लिमिट, जो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट धारण कर रखी उस बच्चे के लिए सोसाइटी में, उससे बाहर क्यों लेके गया। और ना तो तू लॉफुल गार्जियन है उसका, ना तो तेरे को कोई अथॉरिटी दी हुई पेरेंट्स है, तो तू क्यों लेके गया। तो बस यही करना पनिशेबल था, ठीक है, यही। और अभी भी कॉन्सेप्ट यही है। तो ये हमारा था, ये है ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे तो हर एक ऑफेंडर बच जाएंगे। पहले तो किडनैप करेंगे, 2-4 घंटे बाद घर में छोड़ जाएंगे जब पुलिस ज्यादा अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज करेगी। और क्या कहेंगे, भाई मैं तो टॉफी दिलाने गया था, मैं तो बच्चे को लॉलीपॉप दिलाने गया था। तो बच्चा भी हाँ भरेगा भाई, उसको 2-4 लॉलीपॉप दिला भी देगा। वो एक्चुअली में उसको करना क्या था, किडनैपिंग करनी थी उसको, कमिट। तो ऐसे अब ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में बनाने का यही कारण था लेजिस्लेचर का, कि भाई ये अपराधी बच ना जाए किसी भी तरह से, इसलिए तो यह बनाए थे, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। हमारा ये 2 मेन असेंशियल इंग्रेडिएंट्स है एक ऑफेंस में, एक्टा सीरियस और मेंसरिया। और वीडियो एक एक्टा सीरियस और मेंसरिया की, एक जो मर्डर वाले टॉपिक के साथ मैंने समझा थी, वो मैं यहाँ कार्ड लगा भी दूंगा 31 मिनट पे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, नोट देम सेपरेटली, सॉरी। आईपीसी एक्टा सीरियस मेंसरिया 2 रिक्वायरमेंट। और हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है एक केस से प्रूव करने के लिए, भाई रिक्वायरमेंट से आप सीधी बात है, जो एविडेंस एक्ट में जो पहले बताता है वही रहती है। हमें प्रूव करना होता है एक ऑफेंस में फैक्ट इन इशू की, भाई तथ्य क्या है, मुद्दे का तथ्य क्या है। अब किडनैपिंग हुई है, तो किडनैपिंग में क्या फैक्ट इन इशू रहेंगे, जो किडनैपिंग के जो आईपीसी में या फिर भारतीय न्याय संहिता में जो किडनैपिंग के जो सेक्शन है, उसके एसेंशियल जो कीवर्ड्स हैं, जो इंग्रेडिएंट है, जो एक्ट सीरियस उस सेक्शन में दिया हुआ है, वही उसका फैक्ट इन इशू रहेगा। एंड रेलिवेंट फैक्ट, अब रेलिवेंट फैक्ट कहाँ दिए हुए हैं, सीधे सीधे इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए हुए हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए हुए हैं। जो आज हमने जाना, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलिवेंट फैक्ट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स कहाँ से कहाँ तक दी गई है, सीधी सीधी हमने जाना था सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक दी गई है, ठीक है। सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक दी गई है, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक और कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक और कर लेता हूँ, एक सेकंड के लिए। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट कहाँ से दी गई है, एक सेकंड रुकिए बस, तो क्रॉस चेक करना जरूरी है, क्योंकि कुछ भाई ये नए सब्जेक्ट है और मैं एक बार को पहले पढ़ चुका हूँ, दोबारा पढ़ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत ना हो। हाँ, सेक्शन 4 से स्टार्ट होता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, और कहाँ तक जाता है, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, जो रेलिवेंट फैक्ट जो प्रूव करने होते हैं फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए, वो दिए हुए हैं सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम BS से 2023 में। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलिवेंट फैक्ट कहाँ दिए हुए थे, सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 तक, ठीक है। तो ये होते हैं रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। अब रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, भाई मान के चलिए ए ने बी को गोली मारी, सी ने देखा ए ने बी को गोली मारी। अब सी आके कोर्ट में बताएगा, तो सी आके कोर्ट में क्या बताएगा, हाँ जी मैंने ए को देखा कि मैंने देखा कि ए ने बी को गोली मारी। तो ये क्या है, ये रेलिवेंट फैक्ट है, सीधा सीधा वो डायरेक्ट एविडेंस है, ठीक है। अब मान के चलिए ए ने जब बी को गोली मारी, तो सी ने भी देखा, डी ने भी देखा, ई ने भी देखा, एफ ने भी देखा, ठीक है। लेकिन एफ ने जो देखा वो जाके किसी जी को बताया। अब जी कोर्ट में आके बता रहा है, जी मैंने सुना कि ए ने बी को गोली मारी। क्या ये रेलिवेंट फैक्ट है, नो, इट इज नॉट अ रेलिवेंट फैक्ट, क्योंकि ये हियर से एविडेंस है। इसको बोलते हैं सुनी सुनाई गवाही देना। मतलब ए ने बी को गोली मारी, ठीक है, सी ने देखा, हाँ भाई गोली मारी, डी ने देखा, ई ने देखा, ठीक है। अब क्या उसने देखा था, जो हियर से एविडेंस दे रहा है, जो लास्ट व्यक्ति जिसने बात सुनी है, एक हमारा ई ने एफ को बताया यार वहां मार्केट में खड़े थे, ए ने बी को गोली मार दी। और क्या अब उसने व्यक्ति ने डायरेक्ट देखा, उसने तो बात सुनी ना कि भाई ए ने बी को सेक्टर 10 की मार्केट में गोली मार दी, मतलब शूट कर दिया, एक राउंड फायर कर दिया और उसको पेट में गोली लग गई। क्या उस व्यक्ति ने उनको लाइव देखा था, तो वो हियर से एविडेंस है। क्या वो रेलिवेंट है, वो रेलिवेंट बिल्कुल नहीं, वो इररेलिवेंट है, ठीक है। तो यही होते हैं रेलिवेंट फैक्ट। अब देखिए, अब तो ए ने बी को गोली मारी, अब सी ने देखा, एक सी व्यक्ति ने देखा कि हाँ भाई ए ने बी को गोली मारी। अब सी आगे कोर्ट में बताएगा, जी हाँ मैंने देखा कि 7 बज के शाम के ए के हाथ में पिस्टल थी, एक सिल्वर कलर की पिस्टल थी, और इसने क्या करा, अपनी गाड़ी से उतरा और बी को तुरंत, वो एक्टिवा पे खड़ा होता, उसको गोली मार दी पेट में। मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैं वहां साइड वाली रेडी पे खड़ा होकर मोमोज खा रहा था।
तो क्या ये रेलिवेंट है? 100% ये रेलिवेंट होगा, ठीक है। क्या सी ए को पहचान रहा है कोर्ट में, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहा है? 100% वो कर रहा है, ठीक है। नहीं कर रहा है तो क्या दिक्कत है? हॉस्टाइल बन चुका है वो, ये भी होता है, ठीक है। और अब क्या होगा, तो ये हमने सीखा कि ये रेलिवेंट फैक्ट होता है। और ये किस में अब रेलिवेंट है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 में कोई ना कोई सेक्शन में ये रेलिवेंट मिलेगा, ठीक है। अब हमारे भाई इंडियन एविडेंस एक्ट में तो ये रेलिवेंसी कहाँ मिलती थी? सीधे सीधे मिलती थी जब वो टीआईपी करता था, सेक्शन 9 में हमें देखने को मिलती थी कि वो आइडेंटिफिकेशन करता था, ठीक है, एक विटनेस, एक व्यक्ति दूसरे अपराधी की, ठीक है। तो ये रेलिवेंट है। अब क्या, जब एनएबी को गोली मारी, मोदी जी की प्लेन फ्रांस से इंडिया में लैंड हुई, वो G7 करके आए अभी, तो क्या ये रेलिवेंट है? वो सी गवा के बता रहा है जी, मैं तो घर पे बैठा था और भाई मोदी जी की जहाज है ना, फ्लाइट फ्रांस से इंडिया में लैंड हुई थी। क्या ये उस केस में जो इंक्वायरी जो चल रही है स्टेट वर्सेस 1/307 की, ठीक है, क्या उसमें वो रेलिवेंट है? मोदी जी की जहाज दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरी, वो फ्रांस से G7 की मीटिंग करके आए थे। इट इज अ रेलिवेंट, इट इज नॉट रेलिवेंट। तो ये मान्य नहीं है, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है और फैक्ट इन इशू क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं फैक्ट इन इशू को। और डेफिनेशन में थोड़ा इजी वे में वो डेफिनेशन लिख कर रखा है मैंने, वो समझाता हूँ। फैक्ट इन इशू आर दोज इंपॉर्टेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू वह जरूरी तथ्य होते हैं विच हैव टू बी प्रूव्ड ईदर इन सिविल और क्रिमिनल केस, जिसको कि साबित करना पड़ता है। और कौन से केसेस में साबित करता है? सिविल केस में, मतलब दीवानी मुकदमों में, और क्रिमिनल केस या फिर फौजदारी मुकदमों में फैक्ट इन इशू को साबित करना ही पड़ता है, तभी आप केस जीतते हो। अगर फैक्ट इन इशू को आप साबित नहीं कर पाते तो आप केस हार जाते हो, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट बात है। अब फैक्ट इन इशू ओरिजिनेट्स फ्रॉम सब्सटैंटिव लॉ। अब जो हमारा फैक्ट इन इशू होता है, जो कहां से उत्पन्न होके आता है, वो निकलता हमारे सब्सटैंटिव लॉ में। अब सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है भाई? सब्सटैंटिव कानून एक वह कानून होता है जिसमें राइट्स एंड रेमेडीज आपको दी गई है, ठीक है। तो वह सब्सटैंटिव लॉ होता है। जैसे कि आईपीसी हमारा क्या है? सब्सटैंटिव लॉ है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता हमारी क्या है? सीधा हमारा सब्सटैंटिव लॉ है, क्योंकि इसमें राइट्स बता रहे हैं। किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हुआ तो उसके पास क्या राइट्स है, वो अपराधी को कितनी सजा दिला सकता है, ठीक है। तो वो सब्सटैंटिव लॉ है, ठीक है। अब हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब भारतवर्ष में जो करार बनते हैं, जो अनुबंध बनते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जो एग्रीमेंट बनते हैं, उससे कौन डील करता है? सीधा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 करता है। तो राइट एंड रेमेडीज किस में दी गई हैं? आईसीए में दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा सब्सटैंटिव लॉ। अब दूसरे लॉज होते हैं एडजेक्टिव लॉ, जिनको हम बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ। और ये प्रोसीजरल लॉ कौन से होते हैं भाई? सीआरपीसी जो हमारा बन चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, तो ये प्रोसीजरल लॉ है भाई। सब्सटैंटिव लॉ तो आईपीसी में दे दिया, ठीक है। तो उसमें जो लिखा हुआ है भाई, मान के चलिए किसी ने मर्डर कर दिया तो 302 में आप किसी को पनिशमेंट तो दिलाओगे, उसकी सजा तो सब्सटैंटिव लॉ में लिखी गई है कि भाई उसको डेथ की पनिशमेंट मिलेगी। पर आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करोगे? प्रोसीजर लॉ के तो फॉलो करोगे, सीआरपीसी का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रोसीजर फॉलो करोगे, तभी उस अगले व्यक्ति को आप पनिशमेंट दिलाओगे। तो यह होता है, ठीक है, यह होता है एडजेक्टिव लॉ, प्रोसीजर लॉ। और कौन सा हमारा है भाई? दीवानी मुकदमे का जो मैंने एग्जांपल लिया था, दीवानी केस का, जैसे हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक एग्जांपल लिया था कि वो सब्सटैंटिव लॉ है। अब भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मान के चलिए दो व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर दिया, वादा तोड़ दिया, अपना पूरा नहीं किया, तो ए के पास राइट्स क्या है, अधिकार क्या है कि भाई बी से को क्या अपने खर्चे जो उसने लगाए हैं, अपना कॉम्पनसेशन भुगतान उससे लेगा। तो कौन से लॉ में राइट्स एंड रेमेडीज लिखी गई है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी गई है। और कोर्ट में जब वो केस डालेगा तो सब्सटैंटिव लॉ लगा के डालेगा, ठीक है। उसमें लिखेगा कि भाई ये सूट डल रहा है, मनी रिकवरी का ये सूट है कंपनसेशन के लिए, तो सब्सटैंटिव लॉ के तहत अपनी राइट और रेमेडीज मांगेगा। और प्रोसीजर कौन सा फॉलो करेगी कोर्ट उसको राइट और रेमेडीज तक पहुंचाने के लिए? सीधा एडजेक्टिव लॉ, प्रोसीजर लॉ का, सीपीसी का प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी, आसान सी भाषा में। Fact in issue originate from substantive law. So the provision of substantive law applicable, the requirement of that provision is fact in issue. जो substantive law के जो provision applicable है एक मुकदमे पे, सिविल पे या क्रिमिनल पे, तो जो substantive law की जो requirement है, जो भी provision applicable है, अब जैसे जो मर्डर का प्रोविजन एप्लीकेबल है, मान के चलिए कोई मर्डर की ट्रायल चल रही है, एक व्यक्ति को मर्डर की सजा दिलानी है, तो जो मर्डर का जो प्रोविजन एप्लीकेबल है, आईपीसी में तो भाई 302 क्या था, तो उसमें एक्ट सीरियस क्या था? हूएवर कॉजेज डेथ, जिसने भी मृत्यु, हत्या कोज की एक व्यक्ति की, भाई हत्या कोज करना उसमें एक्ट सीरियस है, विद इंटेंशन। अब इसमें मैंने सीरिया भी था कि भाई इंटेंशन,
मतलब उसकी मंशा नहीं, उसकी मंशा थी कि मारना ही है, तो उसके वो भी प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर सब्सटेंटिव लॉ हमारा था आईपीसी, तो उसमें हमने क्या साबित कर दिया, एक्ट सीरियस प्रूव करके रख दिया कि भाई हत्या हुई है, और हमने अक्यूज का, अपराधी का मेंसरिया भी साबित करके रख दिया, तो उसको सजा 100% होगी। कोई भी बाहुबली, कोई भी वकील उसको नहीं रोक सकता सजा होने से, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा इसके बारे में। ऑफ दैट प्रोविजन इज फैक्ट इन इशू, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उस प्रोविजन की, वो ही फैक्ट इन इशू है, ठीक है। तो आपने भाई वो प्रूव कर दिया तो आपका केस प्रूव हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, फैक्ट इन इशू आर दोज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द सब्सटेंटिव प्रोविजन विच इज एप्लीकेबल इन अ केस, ठीक है। सेक्शन ब्रेक रिक्वायरमेंट, दोज रिक्वायरमेंट आर फैक्ट इन इशू। सेक्शन को हम जो सब्सटेंटिव लॉ का हम सेक्शन लगा रहे एक पर्टिकुलर केस में, तो वो सेक्शन को हम ब्रेक करेंगे, उस ब्रेक करके हम ढूंढेंगे कि भाई इसमें फैक्ट इन इशू क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो वो हमें उसको प्रूव करना होगा, और डिफेंडेंट को, अपराधी पक्ष को, अक्यूज के वकील को वो डिस्प्रूव करना होगा, ठीक है। वी हैव टू प्रूव फैक्ट इन इशू इन ऑर्डर टू प्रूव केस, हमें फैक्ट इन इशू प्रूव करना है, और क्या प्रूव करने में, अपना अपना केस साबित करने में, ठीक है, अपना केस जीतने में। तो ये था एग्जाम्पल। अब हम देखे चलते थेफ्ट। अब जो थेफ्ट का था, सेक्शन 378 आईपीसी में थेफ्ट की डेफिनेशन बताई थी, उसमें क्या क्या उसमें वो था, क्या उसमें एक्ट सीरियस था। आप देखिए, ब्रेक करते हैं हम रिक्वायरमेंट उसकी, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, मूविंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली मूविंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें सेक्शन 378 थेफ्ट था जो है, जो आईपीसी का, उसमें मूविंग, डिसऑनेस्टली मूविंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें एक फैक्ट इन इशू है। क्या मूव हुई है वो वस्तु, क्या जो ये एयरपोर्ट है, ये जिम के वाटर बॉटल जा रखते हैं, शेकर जा रखते हैं, उसमें यह रखा हुआ था। क्या किसी मिस्टर ए ने मोहित का ये एयरपोर्ट जो जिम के वाटर बॉटल सेक्शन में रखा हुआ था, जहाँ शेकर सेक्शन होता वहां रखा हुआ था, जब बैग बुक रखते वहां रखा हुआ था, क्या मिस्टर ए ने मोहित का ये एयरपोर्ट वहां से उठा के अपनी जेब में रखा था? तो 100% यही फैक्ट इन इशू होते, ठीक है। अगर अभियोजन पक्ष में, भाई मैंने केस फाइल किया क्योंकि मेरे 15-16 हजार के भाई एयरपोर्ट चोरी, मैं केस तो फाइल करूंगा ही, एक एफआईआर तो करवाऊंगा ही। तो फैक्ट इन इशू क्या हो गए, फैक्ट इन इशू डायरेक्टली कोर्ट के कॉग्निजेंस में होते हैं कि भाई इस सेक्शन में क्या फैक्ट इन इशू है। सरकारी वकील और जो अक्यूज का वकील है वो कोर्ट को नहीं बताता कि ये फैक्ट इन इशू है इस केस में, नो नो नो, सीधा सीधा कोर्ट की नॉलेज में होता है कि इस केस में क्या फैक्ट इन इशू है, आपको क्या साबित करना है, क्योंकि वो सीधा सीधा लिखा गया सेक्शन में, ठीक है, कि क्या रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू वही सजा दिलानी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब आगे पढ़ते हैं पीनल। अब हम पीनल का मतलब समझते हैं, और साथ साथ जो अभी संहिता, जो भारतीय न्याय संहिता का मतलब समझते हैं। समथिंग विच इज पनिशेबल, पीनल क्या होता है, पहले पीनल का मतलब समझते हैं, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता में पीनल वर्ड यूज नहीं किया गया है, क्योंकि पीनल का हमें मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि आईपीसी में तो था ना पीनल, तो डायरेक्टली मतलब समझना पड़ेगा। पीनल, समथिंग विच इज पनिशेबल, कुछ ऐसी चीज जो कि पनिशेबल है, सजा मिलेगी, जेल कटवाई जाएगी, जुर्माना लगेगा, वो पनिशेबल। एक्ट्स विच आर पनिशेबल आर मेंशन अंडर द भारतीय न्याय संहिता आईपीसी, जो एक्ट पनिशेबल है, जिनकी सजा कटवाई जाएगी, जेल कटवाई जाएगी, जुर्माना दिया लगाया जाएगा, और वो किस में मेंशन है, वो जुर्माना, वो पनिशमेंट किस में मेंशन है, भारतीय साक्ष्य से, भारतीय न्याय संहिता में और आईपीसी में वो मेंशन है, ठीक है। तो वो होता है पीनल। अब बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, देयर आर अदर लॉज एज वेल वेयर क्राइम्स आर मेंशन्ड। भाई जो आईपीसी है और भारतीय न्याय संहिता को छोड़ के भी बहुत सारे और अन्य पीनल लॉ हैं जिसमें की पनिशमेंट दी हुई है, सबको पता है ना ये बात। तो अब भाई जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसमें सब्सटेंटिव लॉ अलग लगता है। भाई किसी ने भी करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया, तो उसको बुक किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, ठीक है। अब किसी ने मान के चलिए ड्रग्स की सप्लाई उप्लाई करी, ड्रग्स कंज्यूम करता है, ड्रग्स को मतलब कहीं भिजवाता है, ड्रग्स को पोजेशन में रखता है, तो उसके ऊपर कौन सी एक्ट के तहत धाराएं लगेगी? आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता की धाराएं थोड़ी लगेंगी, उस पर लगेंगी एनडीपीएस एक्ट की धारा लगेंगी, ठीक है। तो यह भी है। तो वही कहते हैं बिसाइड अपार्ट फ्रॉम आईपीसी, भारतीय नागरिक संहिता, देयर अदर लॉज एज वेल वेयर क्राइम्स आर मेंशन, वहां भी क्राइम मेंशन है कि भाई क्राइम क्या होता है। अदर लॉज में मतलब वो होते हैं स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ भी हो सकते हैं जो पीनल लॉ बनाए हुए हैं। अब जैसे एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो अभी बता दिया भाई, उसमें पीनल लॉ भाई धाराएं बताई गई हैं कि भाई किसी ने पैसे लिए किसी काम के लिए, सरकारी कार्य को करवाने के लिए ली, तो उस पर करप्शन एक्ट लगेगा, उसने भ्रष्टाचार किया है। एनडीपीएस एक्ट, किसी ने नशीली पदार्थ को पिया, किसी ने नशीली पदार्थ को अपनी जेब में डाला, किसी ने नशीली पदार्थ को सप्लाई किया, तो उस पर एनडीपीएस एक्ट लगेगा, ठीक है। अब पॉक्सो एक्ट,
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो बच्चों से रिलेटेड जो अपराध हो जाते हैं सेक्सुअल रिलेटेड, उसके ऊपर अपराधी के ऊपर पोक्सो की धारा लगाई जाती है, ठीक है। तो वो भी अब क्या है, वो भी भाई अलग पीनल लॉ है ना, आईपीसी के तहत थोड़ी लगता है, वो उसके तहत लगता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बट इन वर्ड इज एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट वर्ड इज एक्ट, ओके। एनडीपीएस एक्ट वर्ड इज एक्ट, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट। तो भाई अब डिफरेंस समझना पड़ेगा कि भाई कोड में, संहिता में और एक्ट में क्या फर्क होता है, ठीक है। क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ जो प्रिवेंशन ऑफ सॉरी ये थोड़ा मिस हो गया, एक सेकंड रुकिए। पोक्सो जो एक्ट था उसके बाद हम पढ़ेंगे सीपीसी यूजेस कोड, जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड है, वो वर्ड पीछे क्या लगाता है, कोड, मतलब कोड वर्ड लगाता है। सीआरपीसी यूजेस कोड, अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो भी कोड लगाता है। आईपीसी यूजेस कोड मतलब इंडियन पीनल कोड, वो भी कोड लगाता है पीछे, मतलब सीओडी कोड यूज करते हैं। बट इन लिमिटेशन एक्ट वर्ड इज एक्ट, बट लिमिटेशन एक्ट है जो 1963 का, उसमें वर्ड एक्ट क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट वर्ड इज एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्ट क्यों यूज हो रहा है। एनडीपीएस एक्ट वर्ड इज एक्ट, भाई एनडीपीएस नारकोटिक्स जो ये है, जो नशीली पदार्थ वाला एक्ट है, उसमें एनडीपीएस एक्ट, उसमें वर्ड एक्ट क्यों यूज हो रहा है वो उसका समझेंगे। व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन कोड, संहिता एंड एक्ट। अब कोड जो हमारी पहले थी, अब जो ये सारी जो हमारे कोड रिपील हो गए हैं, और संहिता में क्या डिफरेंसेस हैं और एक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं वो पढ़ेंगे। कोड, अब कोड और संहिता में देखते हैं। ऑन व्हाटसोएवर सब्जेक्ट एंड इन डिटेल एवरीथिंग इज मेंशन्ड विदाउट गोइंग टू एनीवेयर दैट इज टू लुक अदर लॉ दैट इज कॉल्ड कोड, ठीक है। व्हाटसोएवर सब्जेक्ट, जो उस कोड में जो संहिता में एक सब्जेक्ट लिखा गया है, और वो क्या है, एंड इन डिटेल एवरीथिंग इज मेंशन, और उस जो कोड है जो संहिता में बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल खोद कर एक चीज को बताया गया कि भाई ये होगा, ये अपराध होगा, ये एक्ट सीरियस होगा तो ये सजा मिलेगी, ठीक है। तो विदाउट गोइंग टू एनीवेयर, अब हम आईपीसी जब पढ़ते थे, जब धारा किसी चोर को सेक्शन 379 के लिए चार्ज किया जाता चोरी के लिए, तो क्या कोर्ट कोई से और प्रोविजन में जाती थी सब्सटेंटिव लॉ लगाने की, भाई नहीं इसको 379 चार्ज किया, नहीं इसको कोई और से भी धारा देखती हूँ मैं, सब्सटेंटिव लॉ लगता है तो इसके ऊपर वो भी चार्ज कर, नो कहीं नहीं जाते थे ना, क्योंकि वो कोड है, क्योंकि वो संहिता है, ठीक है। इसलिए विदाउट गोइंग टू एनीवेयर दैट इज टू लुक अदर लॉ, कोई अन्य कानून को नहीं देखती थी ना। एक चोर पे 379 लगाने, उसने चोरी की है, उसको पनिशमेंट दो, उसने मतलब पर्स में किसी की पॉकेट मारी है तो उसको चोरी की सजा दो, तो उसमें से किसी धारा लगती थी 379, ठीक है। अब भारतीय न्याय संहिता में वो कुछ और लगेगी, वो अभी बाद में देखेंगे। लेकिन क्या और कोई अन्य कानून में जाने की जरूरत थी कोर्ट को, नहीं थी ना बिल्कुल भी। तो वही होता है कोड, ठीक है, जिसमें सब कुछ दिया गया है, एक ऑफेंस से जुड़ा हो तो वो कोड है, ठीक है। एग्जाम्पल सीपीसी हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हमारा कोड है, एवरीथिंग इन मेंशन ऑफ सिविल। अब हमारे दीवानी मुकदमे से जुड़ा हुआ सब कुछ सीपीसी में दिया गया है, पूरा कंसोलिडेटेड, इतना एग्जॉस्टिव लॉ है हमारा सीपीसी की, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है बाहर, इतना नीटली ड्राफ्टेड है, सब कुछ सीक्वेंस वाइज सब कुछ दे रखा है कि कैसे कैसे क्या होगा, किसको कैसे 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 प्रोसीजर फॉलो होगा, वो सब कुछ दिया गया है। सीआरपीसी अब कोड एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑफ क्रिमिनल। अब जो सीआरपीसी है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें भाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, एक फौजदारी मुकदमा एक अपराधी के ऊपर कैसे चला जाएगा कोर्ट में, तो वो पूरा मेंशन है। क्या हमें और कोई प्रोसीजर लॉ देखने की जरूरत है? इंडिया में सीआरपीसी जो प्रोसीजर लॉ है क्रिमिनल का, उसके अलावा कोई प्रोसीजर लॉ है भी नहीं, ठीक है। तो हमें सीआरपीसी देखने को मिलती थी, और सीआरपीसी के बाहर कोई प्रोसीजर लेट डाउन भी नहीं है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 हमारा क्या होता है, सो बियॉन्ड आईपीसी भारतीय न्याय संहिता देयर आर आल्सो मेनी एक्ट्स लॉज व्हिच आर पनिशेबल, सो व्हाई कोड हियर और संहिता हियर, ठीक है। आंसर हम पढ़ेंगे, द टाइम व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1860। अब जिस टाइम पे जो आईपीसी इंट्रोड्यूस हुई थी 1860 में, एट दैट टाइम दिस लॉ वाज एग्जॉस्टिव, तो उस टाइम में यह लॉ एग्जॉस्टिव था 1860 में, ठीक है। एंड देयर वाज नो अदर पनिशेबल लॉ अदर देन आईपीसी। और जब आईपीसी 1860 में आई ना, तो ये और कोई जो एनडीपीएस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, ये तो आसपास भी नहीं थे, तो बाद में आए हैं, बहुत आगे चल के आए हैं। क्योंकि जो फिर 1860 में 1860 में जो आईपीसी बनी थी, वही सफिशिएंट थी अपराधियों को पनिशमेंट देने के लिए, ठीक है, वही सब्सटेंटिव लॉ था। तो
डेट्स वाई कोड इज करेक्ट, तो इसलिए हमने वहां कोड लिखा था, ठीक है। तो अब क्या ये जो संहिता है, क्या ये आज वाले टाइम में 2023 2024 वाले टाइम में और आगे वाले जो आने वाले टाइम है, क्या उसमें सफिशिएंट रहेगी? 100% यह सफिशिएंट रहेगी। इसमें सारे भर भर कर क्या क्या अपराध हो सकते हैं तो वो इसमें ले आए गए हैं। जैसे कि हम देखिए 18 प्रोविजन हमारे नए ऐड किए गए, जैसे कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट है, और भी हमारी अलग अलग तरह के जो टेररिस्ट एक्ट में पनिशमेंट दी गई है, वो अलग अलग अपराधी तो हैं। क्या इनसे बाहर कुछ और हो सकता है? अब जो भारतीय न्याय संहिता में हमें जो दिया गया है, जो इसमें हमारे लेजिस्लेचर ने जो लिखा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठोक ठोक के सारे अपराध इसमें बता दिए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको संहिता बोला है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। डेट्स वाई कोड इज करेक्ट। टॉकिंग ऑफ 2024, कैन वी नाउ कोड आईपीसीएस कोड? क्या अब हम आईपीसी को 2024 में कोड बोल सकते हैं? बिल्कुल भी हमें बोलना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई इतने सारे और पिनल लॉज, भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, एनडीपीएस है, पोक्सो एक्ट है, और भी एक्सेट्रा बहुत सारे पिनल लॉज हैं दुनिया भर के आगे। क्या हम इसे कोड बोल सकते हैं? अब आगे पढ़ते हैं। नो, नाउ टुडे इट इज एक्ट। अब ये सिर्फ एक एक्ट बन के रह गया है, ठीक है। अब ये सिर्फ एक एक्ट बन के रह गया था आईपीसी, तभी इसमें हमने चेंज किया। ओनली बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ लॉज, क्योंकि भाई अब मार्केट में, अब हमारे भारतवर्ष में इतने एन नंबर ऑफ पिनल लॉज है कि हम इसे अब एक्ट बोलना ही हमें अच्छा लगता है, तभी इसको हमने रिपील कर दिया। तभी हमने इसको हटा के हमने अपनी भारतीय न्याय संहिता हम लेके आए हैं, ताकि इसमें एग्जॉस्टिव है सब। अब हम इसको संहिता बोल सकते हैं कि भाई ये है जो है संहिता, ठीक है। मतलब क्राइम से रिलेटेड जो भी लिखा गया है इसमें लिखा गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और जो पीनल लॉज है, जो स्पेशल और लोकल सब्जेक्ट पे बनाए गए हैं, तो वो तो भाई अपने साइड में अलग है। लेकिन जो ये संहिता है, इसमें ही सब कुछ लिखा हुआ है, जो कि एक सोसाइटी को आज की नीड में 2023 24 25 और 100 आगे वाले टाइम में चाहिए। अब मैं तो मान के नहीं चलता कि भाई ये सब संहिता है, आने वाले कम से कम 200 साल तक तो ये बदली जाएगी। अमेंडमेंट तो जरूर होगी, क्योंकि अब जैसे एनफोर्समेंट में आएगी 1 जुलाई 2024 के बाद, तो भाई कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी, कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करेंगे। देखो अमेंडमेंट तो हर लोग का पार्ट होता है, लेकिन अब चेंज की जब बात आती है, कम से कम मान के चलो 500 साल नहीं होगा इसमें कुछ भी चेंज, ठीक है। ये बदली नहीं जाएगी, ये संहिता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन एक और हमने लिखा हुआ है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मर्डर? अभी मर्डर की रिक्वायरमेंट का कोई टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक आ गया, ये नहीं पढ़ेंगे हम। अब देखिए लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। जो लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम भारतीय न्याय संहिता में, और हम जब आईपीसी में पढ़ते तो हम वो क्या पढ़ते थे वो पढ़ेंगे। अब हम जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ पर्सन पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ इंजरी पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ एक्ट सीरियस एंड मेंस पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ ऑफेंस पढ़ेंगे, पर्पस एंड एसेंस ऑफ आईपीसी, पर्पस एंड एसेंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ भारतीय न्याय संहिता आईपीसी पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू पढ़ेंगे, जनरल एक्सेप्शंस जो दी गई है भारतीय न्याय संहिता में वो पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ऑफेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे जितने अभी मैंने बताए ना, ये जो 10 अभी टॉपिक बताए हैं, ये पढ़ लिए ना हमने। हमारी एक तिहाई भारतीय न्याय संहिता हम पढ़ करके समझ करके खत्म कर देंगे, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक ऑफेंस पढ़ेंगे। और स्पेसिफिक ऑफेंस क्या होते हैं भाई? देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑफेंस। 2 तरह के स्पेसिफिक अपराध होते हैं। कौन कौन से? एक कोहेट ऑफेंसेस, एक होता है कोहेट ऑफेंसेस। वो क्या होता है? कंप्लीट ऑफेंस। कोहेट ऑफेंसेस वो होते हैं जो कि पूर्ण अपराध है, मतलब हुआ और पूरा हुआ। मतलब एक अपराध को होने में 4 चीजें होती है, पता है ना आपको भाई? इंटेंशन होता है, प्रिपरेशन होता है, अटेम्प्ट होता है, कमीशन होता है। तो जिन अपराध में ये चारों चीजें हो जाती है तो वो कोहेट ऑफेंस, कंप्लीट अपराध बन जाता है। और एक होता है इनकोहेट ऑफेंस, मतलब इनकम्प्लीट ऑफेंस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? लॉ इज अ स्टेप अहेड, कानून अपराधी से एक कदम आगे चलता है। एंड कोर्ट द ऑफेंडर, और ऑफेंडर को जो अपराध करने वाला होता है, अभी करा नहीं होता, उसको पकड़ लेता है अपराध करने से पहले। सो दैट वन कैन नॉट डू कमिट ऑफेंस। तो क्यों पकड़ लेता है उसे? कि आप अपराध कर ही ना पाए, इसको पहले ही पकड़ लेते हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं, और इतने लंबे कि अपराधी से भी आगे पहुंच गए, उसको तुरंत पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया। तू अपराध करने जा रहा था, तेरे को पकड़ लिया, अब तेरे को क्या लगाएंगे? तूने इनकोहेट ऑफेंसेस किए, तूने इनकम्प्लीट अपराध किया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, ठीक है, षड्यंत्र रचा है कोई आपराधिक घटना करने का, तो वो पनिशेबल है, वो इनकोहेट ऑफेंस है। अबैटमेंट है, भाई किसी को भड़काया है, अभी एक्ट हुआ नहीं है, ए ने बी को भड़काया, जा सी को जाके गोली मार दे, सर में 5 गोली मार दे, ले ये मेरी रिवॉल्वर ले,
बी ऐसा सुन तो लेता है पर करता नहीं है, बी जाके पुलिस को बता देता है, तो ए पे अब क्या चार्ज होगा? ए ये नहीं कह सकता कि मैंने तो मजे में कह दी थी, मजे में इसको पिस्टल दे दी थी और नहीं कहते 5 गोली मार दी उसको। नो 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 नो, उसने अब ए ने ऑफेंस कर दिया और वो उसको बोलते हैं इनकोहेट ऑफेंस, इनकम्प्लीट ऑफेंस का। भी बी ने सी को गोली मारी नहीं मारी ना, बी ने जाके पुलिस को बता दिया मेरे को भड़का रहा है, कह रहा है मेरे को रिवॉल्वर दे रहा, कह रहा सी को गोली मार दे, तो ये इनकोहेट ऑफेंस है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ठीक है, ये है, ठीक है। और ये अबैटमेंट भी इनकोहेट ऑफेंसेस है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कोहेट ऑफेंसेस भाई क्या क्या होते हैं। जो कंप्लीट ऑफेंसेस है वो पढ़ते हैं हम पहले, क्या क्या होते हैं। ए कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, ये कोहेट पूर्ण अपराध है। बी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है, ये है। किडनैपिंग एंड अबडक्शन, ये है। अडल्ट्री एंड बाइगेमी, ये है पूरे अपराध कोहेट ऑफेंसेस। रेप एज पर द न्यू डेफिनेशन, अब जो रेप जो बलात्कार है जो नई डेफिनेशन के तहत वो भी पूर्ण अपराध है। असोल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स भी कोहेट ऑफेंसेस हैं। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, भाई रैश और नेग्लिजेंट एक्ट आपके साथ क्या लेके आना माइंड में? इनडिफरेंट एटीट्यूड, जो होगा देख लेंगे, वो भी कोहेट ऑफेंसेस हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस, ये भी कोहेट ऑफेंसेस है। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रोबरी एंड डेकोटी, ये भी कोहेट ऑफेंसेस है, ठीक है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी एक संपत्ति का क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया, उसको अपने मतलब के लिए यूज कर लिया, थी वो किसी और की और उसको बिना बताए डिसऑनेस्ट तरीके से उसको यूज कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसने क्या किया? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया। मान के नहीं चलोगे, राजस्थान में जो मैंने आईपीसी और जो सीआरपीसी और जो मैंने अन्य जो लोकल लॉज पढ़ाए थे ना, कम से कम उनमें से 50 क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन आए होते यूं के यूं। राजस्थान के जो मैंने रैपिड रिवीजन ली थी 50 क्वेश्चन आए होते उसमें से यूं के यूं, जो मैंने बिल्कुल थोरली आपको हिंदी में बताए थे, ठीक है। और जिसने वीडियो देखी उसको तो पता लग जाएगा अगर राजस्थान दिया होगा, जिसने वीडियो नहीं देखी तो भाई आप क्या कर सकते हैं, 50 नंबर जो 50 क्वेश्चन आए थे वो आप मिस कर चुके हो या करे भी होंगे तो उस वे में नहीं समझोगे, जो मैंने रैपिडली वे में आपको सारी चीजें समझाई थी, ठीक है। अब मेडिकल नेग्लिजेंस होता है कोहेट ऑफेंसेस। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रोबरी एंड डेकोटी होता है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है कोहेट ऑफेंसेस। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सीबीटी भी होता है, ठीक है, कोहेट ऑफेंसेस। अब पढ़ते हैं हम, ट्रेसपास भी कोहेट ऑफेंस होता है। मिसचीफ भी कोहेट ऑफेंस होता है। रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी भी कोहेट ऑफेंस होता है। चीटिंग धोखाधड़ी करना भी कोहेट ऑफेंस होता है। अब ये सेडिशन भारतीय न्याय संहिता में हट गया है। वेजिंग वार, भारतीय सरकार राज्य सरकार के विरुद्ध आपने लड़ाई जंग छेड़ दी है तो ये भी एक कोहेट ऑफेंस है, ठीक है। डिफेमेशन, किसी की बदनामी की है, ठीक है, गंदा संदा मटेरियल छपा के किसी की बदनामी की, तो ये भी कोहेट ऑफेंस है, ठीक है, कंप्लीट अपराध है। अब हम देखेंगे इनकोहेट ऑफेंस, इनकम्प्लीट अपराध कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं क्रिमिनल कंस्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, कुछ घटना करने की, कुछ अपराध करने की, ये इनकोहेट ऑफेंस है। अबैटमेंट भी अब एक इनकोहेट ऑफेंस। अब क्या, बहुत पहले से ये अबैटमेंट मतलब किसी ने किसी को भड़काया कि वह अपराध कर, अगर उस व्यक्ति ने अबैटेड ने अपराध नहीं किया और जाके पुलिस को बता दिया तो अबैटर को सजा मिलेगी, तो ये इनकोहेट ऑफेंस है। मतलब अपराध अभी हुआ नहीं है पर पहले बता दिया, पहले उसको पकड़वा दिया, पुलिस ने आगे पकड़ लिया, वो बोलेगा क्यों भाई अभी ने उसको गोली मारी है सी को, वो बोलेंगे नहीं बेटा ये इनकोहेट ऑफेंस, आ जाओ जेल में चलो, आपकी केस फाइल होगा। अब कौन सा, अबैटमेंट का, ठीक है। अब अटेम्प्ट, अब जो सेक्शन 511 आईपीसी में हमें अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस की डेफिनेशन दी हुई थी और उसके बारे में बताया गया था कि भाई कोई प्रयास भी करता है, और एक्सप्रेसली आईपीसी ने खोलकर नहीं बताया होता कि भाई कोई अटेम्प्ट, कोई प्रयास करेगा तो उसको कितनी सजा मिलेगी। जैसे मान के चलिए सेक्शन 307 आईपीसी में साफ साफ बताया, तो भाई अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, किसी ने हत्या करने की कोशिश की, प्रयास किया तो उसको कितनी सजा मिलेगी, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक की उम्र कैद तक की सजा दी हुई थी। तो क्या आईपीसी में अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट की सजा दी हुई थी? बिल्कुल भी नहीं दी हुई थी। तो ये दिया गया था कि भाई कोई चोरी करने का प्रयास करेगा, वो सफल नहीं होता, असफल हो जाता, पर उसने प्रयास तो किया, ठीक है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी। तो हम उसको कैसे डील करते थे, चार्ज कैसे लगाते थे अपराधी के ऊपर? सेक्शन 379 रेड विद सेक्शन 511 आईपीसी का हम चार्ज लगाते थे, तो ठीक है। तो ये थे अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट भी इनकोहेट ऑफेंसेस है, ठीक है। तो मैं आगे देख रहा हूँ हमारा कितना वो रह गया है। हाँ, अब है ना, जो ये अब ये इतना पढ़ के चलो, हम ये आगे ये आने वाले 1 घंटे की वीडियो होने वाली है। अब 1 घंटे की वीडियो बनाया करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। यूपी की तो अभी नोटिफिकेशन आई भी नहीं है, आएगी, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कम से कम अभी तो मान के चलो 6-7-8 महीने आराम से पढ़ेंगे, हमारे सारे सब्जेक्ट्स आराम से पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो हम आगे वाली, अब आने वाली कल वाली जो क्लास लूंगा भारतीय न्याय संहिता की, उसमें अब और इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि भाई अपराध सोसाइटी में कैसे होता है और क्या होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन कल बता दूंगा, ठीक है। और फिर हम कल से ही बेयर एक्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
या फिर अभी बता देता हूँ। चलो फिर कल से हम डायरेक्ट बेयरैक्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में अभी बता देता हूँ क्योंकि 2-3 पेजेस ही हैं। देखिए इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं कि भाई अपराध वगैरह होते क्या है और क्यों पब्लिक अपराध करती है और उनको क्या मिलता है, सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है, वो पढ़ेंगे। देखिए इन आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता क्राइम्स हैज बीन गिवन विच आर पनिशेबल अंडर द लॉ। आईपीसी में और भारतीय न्याय संहिता में क्राइम्स अपराध दिए गए हैं और जो कि अपराध ऐसे हैं जो कि कानून के द्वारा सजा मिलेगी अगर कोई करेगा तो, ठीक है। फॉरबिडन बाय लॉ मतलब कानून उसको माफ नहीं करता। जो व्यक्ति सजा जो मतलब एक अपराध करेगा जो आईपीसी में और भारतीय न्याय संहिता में दिए गए तो कानून ने माफ नहीं करेगा तो उनको सजा देगा। एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर इज ऑफ 2 टाइप्स। तो मान के चलिए जो इंसानी बिहेवियर, जो इंसान का मन होता है, हृदय होता है, जिससे वो अपने एक्शंस करता है, वो 2 तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा था? 1 ही इज डूइंग एक्चुअली, एक तो वह होता है कि जो एक्चुअली स्वयं इच्छा से एक्चुअली कर रहा है, वॉलंटरली कर रहा है। 2 1 ही इज एक्सपेक्टेड टू डू, एक वो बिहेवियर उसका जो उसे करना चाहिए पर वो कर नहीं रहा है। अब एक ऑफेंडर है जिसने कि मर्डर कमिट किया है। अब क्या उसे मर्डर कमिट करना चाहिए था? Was he expected to do that murder? No, he was not. He was not expected by the society to commit murder of another person. ठीक है। So ये 2 तरह के बिहेवियर होते हैं। कौन सा? 1 he is doing actually, जब वो एक्चुअली स्वयं इच्छा से उसने कुछ किया, वो उसने अपने बिहेवियर अपने मन से किया। सेकंड कौन सा होता है? 1 he is expected to do, कि भाई उसने वह किया नहीं पर वो कर सकता था। भाई सोसाइटी सोच रही थी भाई उसने मर्डर किया, वो अपने आप को रोक सकता था, ठीक है। तो ये अब इसमें देखिए अब 1 ही इज एक्सपेक्टेड टू डू में 2 डायमेंशंस निकल के चली जाती हैं। इफ डाइवर्शन पीनल लॉ कम इनटू प्ले, अगर एक्सपेक्टेड टू डू एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया तो वो डाइवर्स हो गया ना अपने। एक जो मनुष्य की नेतृत्व वाली रास्ते पे वो एक मनुष्य गुड वाइब्स गुड पॉजिटिविटी वाले रास्ते पे चलता है। या उसमें यह लिखा हुआ है, कहीं बताते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं कि भाई आपको 20 साल के 21 साल के ऊपर होती है, आपको किसी का मर्डर करना है, तो क्या ये एक्सपेक्टेड नेचर है ह्यूमन का? बिल्कुल भी नहीं है। सो इट इज अ डाइवर्शन, ये एक डाइवर्शन है, ठीक है। तो अगर ये भाई डाइवर्शन हुई, व्यक्ति अपनी रेलगाड़ी जो उसकी सामान्य लाइफ की रेलगाड़ी चल रही है दूसरे व्यक्ति के तहत, अगर वो उस रेलगाड़ी पे चलता है तो भाई वो सुकून से जिएगा। पर जैसे ही वो रेलगाड़ी से उसका एक भी कदम निकलता है वो डाइवर्ट हो जाता है अपने सामान्य जीवन से और चल देता है आपराधिक जीवन की तरफ, तो उसको क्या मिलता है? अब उसको सजा मिलती है। और कौन करता है? भारतीय न्याय संहिता करती है और हमारे पुराने वाले टाइम में आईपीसी करा करती थी, ठीक है। और दूसरा क्या डायमेंशन निकल रहा है इसी से? टू मूव हिम बैक टू हिज एक्चुअली एक्सपेक्टेड नॉर्म्स। अब भाई कुछ छोटा कार्य उसने किया है, अपराधी ने चोरी उरी किया है तो 2-3 साल की जेल काट के आ जाएगा। इसका मतलब होता क्या है? क्यों 2-3 साल की जेल कटवाते हैं उसे? कि भाई उसे यह सजा इसलिए करवाई जाती है कि वो अपने जो उसका एक्सपेक्टेड नॉर्म्स है, जो उस व्यक्ति को एक सामान्य रेलगाड़ी में एक सीधी पटरी पर चलना था वो उसी पर चलता रहे, वो टेढ़ा जाके दूसरों को सोसाइटी को परेशान ना करे, दूसरों की जिंदगी को वो नर्क ना बनाए। इसलिए वो 2 साल की उसको जेल कटवा जाती है ताकि वो रेलगाड़ी को फिर से सीधा पकड़ ले, सीधा अपने हवाई अड्डे पे चले, ना कि वो घास पे चले, ठीक है। अब प्लेन क्या जहाँ ग्रासेस होते हैं उस पर उड़ सकती है क्या? नहीं उड़ सकती। अब एक्सपेक्टेड नॉर्म्स क्या है प्लेन के उड़ने का? वो एयरपोर्ट का जो वो होता है रनवे होता है वही तो है। क्या ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे जो ग्राउंड की जमीन होती है, जो ग्रास होते हैं, क्या प्लेन उस पर उड़ सकता है कभी भी? क्या उस पर डिपार्चर ले सकता है? कभी भी नहीं ले सकता। तो पीनल लॉ इसलिए बनाए गए हैं। एक व्यक्ति अपने रनवे पर चल रहा है, अपनी गाड़ी को रनवे पर दौड़ा रहा है, मतलब अपनी जिंदगी की गाड़ी को, जो वो अच्छा व्यक्ति है वो अपनी उस पर दौड़ा रहा है, रनवे पे दौड़ा रहा है जो एयरपोर्ट पे होते हैं। क्या अब उसको कोई दिक्कत आ सकती है लाइफ में? भाई रनवे पे चाहेगा आप गाड़ी 500 किलोमीटर की स्पीड पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से गाड़ी चल रही है। वहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन पे आप अपनी गाड़ी चला दो 20 की स्पीड पे, इतने गड्ढे लगेंगे। तो वो ही है, क्या है वो? डाइवर्शन। जैसे ही आप डाइवर्शन हुआ आपके मन में कोई गलत कार्य, कोई ऐसा कार्य जो कि आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता ने पनिशेबल बनाया हुआ है, वो जैसे आपके मन में आया तो यह पनिशेबल है और यह आपका एक्सपेक्टेड नॉर्म्स नहीं है। तो पीनल लॉ यूज करके सरकार और कानून जुडिशरी आपको उस नॉर्म्स पे, उस सीधे साधारण रास्ते पे जिसमें मनुष्य चलते हैं उस पर लेके आती है, ठीक है। तो यह था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने के लिए इंट्रोडक्शन क्लास में। और अब पढ़ते हैं, देखिए हाउ एंड वाई आईपीसी ड्राफ्टेड। अब इसमें लिखा गया, मैंने नोट्स बनाए थे तब लिखा था भाई हाउ कैसे और वाई क्यों आईपीसी को ड्राफ्ट, इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट किया गया था, और हमारी भारतीय न्याय संहिता को हम बताऊंगा क्यों ड्राफ्ट किया गया। अब देखिए प्रायर टू आईपीसी देयर वाज नो कोडिफाइड लॉ। भाई आईपीसी आने से पहले कोई भी ऐसा कोडिफाइड लॉ नहीं था जिसमें पनिशमेंट लिखी गई थी। सोसाइटी हैज सेल्फली डिसाइडेड
टू मेथड्स। सोसाइटी ने आईपीसी आने से पहले अपने आप ही दो मेथड्स चूज करे होते जो पनिशमेंट के थे। कैसे थे? एक्सेप्टेड, पहला था एक्सेप्टेड नॉर्म्स, भाई ऐसा किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कार्य किया तो सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, भाई ये तो बदमाश है, एक्सेप्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अभोर, अब कोई ऐसा अपराध किया, अभोर है वो, क्या? इफ यू डू रॉन्ग वी विल पनिश। सोसाइटी, किसी व्यक्ति ने अभोर कुछ किया, मतलब कुछ दंडनीय, कुछ ऐसा एक्ट किया, कुछ ऐसा कार्य किया जो कि सोसाइटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सोसाइटी शेक हो गई, सोसाइटी का बैलेंस था जो हिल गया, उसका बैलेंस बिल्कुल भी अपने उस स्थान पे नहीं रहा, उसका बैलेंस डगमगा गया, तो वो क्या है? वो अभोर हुआ, सोसाइटी को दिक्कत हुई। तो वो क्या होता है? इफ यू डू रॉन्ग वी विल पनिश। तो सोसाइटी क्या कहती है? अभोर कोई चीज अभोर करता है तो अगर तुम यह चीज करोगे तो हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे, सजा देंगे, ठीक है। अब अभोर देखते हैं, अभोर के एग्जांपल देखते हैं। पिक्ड अप दैट एक्ट विच सोसाइटी प्रीजज्ड एंड एंटर देम टू आईपीसी। अभोर वाले जो ऑफेंसेस थे उनको आईपीसी के निर्माणकर्ता ने उठा लिया, उनको जो सोसाइटी में अभोर वाले अपराध थे जो सोसाइटी को हिलाकर रख देते थे, उनको निर्माणकर्ता ने आईपीसी के सर जेम्स सर लॉर्ड मैकाले ने उठाकर आईपीसी में रख दिया और अभोर वाले ऑफेंसेस को इसमें डाल दिया, ठीक है। अब दूसरे ऑफेंसेस को क्यों नहीं डाला जो कि एक्सेप्टेड नॉर्म से, उसको क्यों नहीं डाला? जब भाई सोसाइटी उनको पहले से एक्सेप्ट कर रही है कि भाई फॉरगिवफुलनेस और फॉरगेटफुलनेस की फीलिंग है, हुआ तो है पर भूल जाएंगे, कोई इतना बड़ा बात नहीं है, तो इसलिए वह आईपीसी में नहीं डाला। कोई बड़ी बात कर दी भाई, हत्या कर दी किसी ने, नर ने नर को मार दिया, एक मैन ने वुमेन को मार दिया, वुमेन ने मैन को गोली मार दी, तलवार से काट दिया, तो अभोर ऑफेंस है भाई, बहुत हिंसक घटना हुई है और सोसाइटी का बैलेंस शेक हुआ है, इसकी वजह से उसको उठाकर आईपीसी में डाला गया, ठीक है। सोसाइटी डू नॉट वांट दीज एक्ट्स। सोसाइटी नहीं चाहता कि भाई अभोर जो हिंसक अपराध हैं, सोसाइटी समुदाय नहीं चाहती जो हिंसक अपराध हैं वो हमारी सोसाइटी समुदाय में बचे रहे, वो हो। इफ देन यू विल डू देन यू विल बी पनिश्ड। अगर फिर भी कोई हिंसक अपराध जो आईपीसी में लिखे थे और जो आईपीसी में पहले नहीं भी लिखे थे पर सोसाइटी उन्हें पनिश तो कर ही रही थी ना उन व्यक्तियों को, तो वो पनिशेबल है, वो उनकी सजा मिलेगी, ठीक है। समथिंग इन सोसाइटी आर एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्ट दैट इज एक्सेप्टेड नॉर्म्स। दोबारा पढ़ते हैं। सम थिंग्स इन सोसाइटी आर, कुछ चीजें सोसाइटी में समुदाय में कैसी हैं? एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, एंड एक्सपेक्ट दैट इज एक्सपेक्टेड नॉर्म्स, और या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक व्यक्ति से सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, कुछ आशा रखती है कि भाई नहीं ये व्यक्ति भी ह्यूमनेरियन फीलिंग का है, इसमें भी इंसानी फीलिंग है, ये ऐसा नहीं करेगा, तो वो वाले क्या है? वो एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो सम आर अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड लॉज ऑफ सोसाइटी। पर और जो अन्य कार्य, जो हिंसक कार्य हैं जिनको आईपीसी में डाला गया और जो आईपीसी पहले भी पनिशेबल थे सोसाइटी में, वो क्या है? वो सीधे सीधे आर अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड लॉज, वो सीधे सीधे विरुद्ध है किसके? उस एक्सपेक्टेड नॉर्म्स के वो विरुद्ध है, ठीक है, ऑफ सोसाइटी, विच आर रॉन्ग ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी, और जो कि गलत है, जो समुदाय भी उन्हें सोचता कि भाई जो इस व्यक्ति ने किया है गलत किया है, सब व्यक्ति के जज करने की भावना देती नहीं, भाई ए ने जो बी की हत्या की है, जो आईपीसी आ जाने से पहले सोसाइटी को भी लगता है भाई गलत किया है, नहीं मारना चाहिए उसको। एंड आर पनिशेबल डाइवर्टेड ह्यूमन बिहेवियर, और वो क्यों हत्या की है व्यक्ति ने उसको? क्योंकि वो डाइवर्ट हो गया था अपने ह्यूमन बिहेवियर, जो उसका ह्यूमन इंसानी चरित्र था वो उस पर नहीं रहा। भाई रेलगाड़ी पर चलता रहता, क्या कोई ह्यूमन किसी की हत्या करता? पॉजिटिविटी अपने माइंड में रखता, क्या कभी किसी की हत्या हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वो जैसे अपनी पटड़ी से उतरा, बुरी संगत में बैठा, उसने मर्डर कमिट कर दिया। क्या सोसाइटी चाहती थी किसी का मर्डर कमिट हो? बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो ये क्या है? यही पनिशेबल है, ठीक है। आप पढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल। अर्लियर बाइगैमी वाज एक्सेप्टेड नॉर्म, जब पहले आईपीसी आ जाने के बाद जो अब बाइगैमी थी इसमें 494 495 में, सॉरी 493 और 494 में या 495 में, वो बाइगैमी पहले पनिशेबल नहीं थी आईपीसी आ जाने के बाद, क्योंकि हिंदू में भी देखते थे, मुस्लिम में भी देखते थे कि एक व्यक्ति की 4 वाइफ थी, 3 वाइफ थी, 5 वाइफ थी, 20 बच्चे थे, तो वो बाइगैमी क्या पनिशेबल थी पहले 1860 से पहले? बिल्कुल भी नहीं थी। बिकॉज अर्लियर इट वॉज हैविंग लेस कॉन्सिक्वेंसेज, तो पहले क्योंकि जब आईपीसी नहीं आई थी उससे पहले इसमें लेस परिणाम थे, भाई इतना सोसाइटी का फर्क नहीं पड़ रहा था, एक व्यक्ति की 3 वाइफ हो 4 वाइफ हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि वह उनका गुजारा कर रहा था, ठीक है, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए पहले आईपीसी के आ जाने से पहले जब सोसाइटी अपने ही कायदे कानून अपनाती थी तो उसमें यह नहीं था, ठीक है, बाइगैमी पनिशेबल नहीं था। सेकेंडली देखते तम्बाकू चुइंग, क्या भाई जो ये पानवारी की दुकान से कोई तम्बाकू लेता है, अब व्यक्ति तम्बाकू चबियाता है, ठीक है, तो क्या वो अपराध है? तम्बाकू चुइंग लिखा हुआ है अपराध है वो, भाई
अगर अपराधी होता तो क्यों ये तम्बाकू चोइंग कंपनी शिकर है और भी जो आती है ये क्यों अपना मटेरियल बेचती? तो ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नॉर्म्स है भाई। खाएगा तो अपनी सेहत खराब करेगा, छोड़ देगा तो अपनी सेहत बढ़ाएगा, ये है, ठीक है। ये सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। अब ये देखिए, टेम्पल में, मंदिर में कोई स्लीपर चप्पल पहन के चला जाए, नो वन कैन पनिश बट नॉट एज एक्सपेक्टेड नॉर्म्स। अब मंदिर में कोई व्यक्ति चप्पल पहन के जा रहा है, चप्पल पहन के चला गया भाई, चाहे गलती से चला गया चाहे इंटेंशन के साथ जा रहा है, तो क्या कोई उसको डंडे डुंडे मार सकता है भाई? अगर लगातार 2 महीने हो गए कहते कहते भाई चप्पल मत पहन के, अगर हमारे गुरु परमात्मा का मंदिर है ये, तो फिर भी जा रहा है, ठीक है, तो फिर भी जा रहा है, तो उसको डंडे डुंडे मार दिए क्योंकि भाई ये अति कर रहा था। लेकिन क्या 1-2 बार अगर भलचुक बाय मिस्टेक पहन के चला गया, क्या वो पनिशेबल है? कोई उस पर केस करवाता पुलिस थाने में जाके, किसी चप्पल पहन के आ गया हमारे परमात्मा के मंदिर में? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो एक्सपेक्टेड नॉर्म्स था, पर अति हो जाती है जब 2 महीने 3 महीने 15 दिन बार बार रोकते हैं उसे, जब भी पहन के आता है और गोबर से लगी हुई चप्पल पहन के, तो वो एक्सपेक्टेड नॉर्म्स नहीं है, तो वो अपमान कर रहा है वही व्यक्ति अपने धर्म का, तो वो एक्सपेक्टेड नॉर्म्स नहीं है। बट इफ वन डू नॉट, वन विल पनिश ऑन अदर हैंड इफ वन हर्ट रिलीजियस सेटलमेंट देन इट इज पनिशेबल। अब वो 2 महीने से एक व्यक्ति भाई 1-2 दिन चप्पल पहन के आकर, चलो उसको बता दिया पुजारी जी ने भाई मत पहन के आया करिए, भगवान का घर है, वो कहता है जी भूल चूक होगी, मैं तो जल्दी में था बाबा के दर्शन करने थे तो इसलिए हो गया। लेकिन अब 15 दिन से ऐसे ही करा, पुजारी रोज देख रहे, उसकी एक्टिविटी रोज कहते हैं। उसने एक दिन गाँव वाले व्यक्तियों को बुला लिया, भाई एक लड़का आएगा भी कॉलोनी से, चप्पल में गोबर लगा के रहता, रोज हमारे मंदिर में एंट्री लेता, भगवान के दर्शन करता, मंदिर को मलिन कर देता गोबर से, गाय के गोबर से। अब पब्लिक ने देखा, बैठी थी भाई पुजारी जी के पास, जैसे देखा आगे लड़का वही चप्पल पहन के उसकी धुलाई कर दी। अब वो एक्सपेक्टेड नॉर्म्स नहीं रहता, क्योंकि भाई वो अति कर रहा था। अगर 2 दिन में मान जाता उसको, जैसे पुजारी ने बोला भाई चप्पल बाहर निकाल के आकर, तो एक्सेप्टेड नॉर्म्स था। क्या 2 दिन में उसको सजा मिली जब वो पहन के आया था? बिल्कुल भी नहीं मिली, ठीक है। तो ये होता है। अब देखिए इसमें हम टेस्ट पढ़ेंगे कि टेस्ट कौन कौन से लगते हैं, कि भाई कौन सा एक्सपेक्टेड नॉर्म्स है नहीं है। देखिए अब हम पढ़ेंगे टेस्ट, हम पहला टेस्ट पढ़ेंगे और ये हम आज 2 टेस्ट और पढ़ेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे और कल वाली वीडियो में। टेस्ट, एक्ट विच इज डन अकॉर्डिंग टू सोसाइटी इट्स रॉन्ग। भाई कुछ ऐसा कार्य हुआ है जो सोसाइटी, जो समुदाय की नजरों में वो गलत है, सोसाइटी की सेंसेस में वह गलत है, तो वो क्या है? तो वो रॉन्ग है। तो वो एक अपराधी ने, एक ऑफेंडर ने रॉन्ग, कुछ गलत किया है, ठीक है भाई। एक व्यक्ति किसी के बारे में, भाई एक व्यक्ति ने कुछ एक्ट किया, एक व्यक्ति ने, एक मिस्टर ए ने एक्स को चाटा मारा, एक व्यक्ति ने देखा, ए ने दूसरे दिन एक्स के एक और क्लासमेट था उसको भी चाटा मारा, फिर ऐसे अब उसका डेली का हो रहा है, डेली सबको चाटा मार रहा है। अब दूसरी क्लासेस में भी खबर फैल रही है, प्रिंसिपल के पास भी खबर जा रही है, वह डेली चाटा मार रहा है एक व्यक्ति, भाई उसमें क्या गुंडापना आ रहा है, ऐसे क्लास के बच्चों को चाटा मार रहा है, तो क्या ये रॉन्ग है? 100% ये रॉन्ग है। क्या एक्सपेक्टेड नॉर्म से एक क्लासमेट दूसरे क्लासमेट को रोज चाटा मारे? भाई 1-2 बार हो सकता है, गलती छलती से ऐसे बोला, भाई गलती से ऐसे कर दिया मैं तो तेरे को ऐसे हु कर रहा था, तो आगे आ गया, तेरे लग गया चाटा। तो भाई 2 महीने से लगातार सबको चाटे मारे जा रहा है, सोचता है टीचर को भी आज मारूंगा, इतनी हिम्मत हो जाती है उसकी। तो क्या ये एक्सपेक्टेड नॉर्म्स है? सोसाइटी को डर नहीं लगने लगेगा भाई, टीचर को जब लाफे लगने लग जाएंगे तो सोसाइटी को डर नहीं लगेगा कि भाई स्टूडेंट तो टीचर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड नॉर्म्स नहीं है। तो यह टेस्ट लगता है जब सोसाइटी को लगने लग जाता है भाई बिल्कुल गलत हो रहा है, ये जो व्यक्ति है जो चाटे मार रहा है क्लास में आके धड़म धड़म 2 महीने से, 1 महीने से, 15 दिन से, 7 दिन से, जो भी सर्कमस्टांसेस हो, यह गलत है, तो वो चीज गलत है, ठीक है। एक व्यक्ति उसको बोल सकता है गलत नहीं है, 2 व्यक्ति बोल सकते हैं कि गलत नहीं है, पर अगर 100 व्यक्ति एक साइड में बोल रहे हैं नहीं गलत है, तो वो गलत है, ठीक है। यहाँ प्रोबेबिलिटी रेशियो भी काम करती है। अब सेकंड टेस्ट कौन सा लगेगा? ड्यू टू सोसाइटल रेनिफिकेशन। भाई जो सोसाइटल रेनिफिकेशन होती है, जो सामुदायिक रेनिफिकेशन होती है, जो भाईचारा और फ्रेटर्निटी होती है, सोसाइटी बिकम कॉन्शियस। भाई सोसाइटी एकदम कॉन्शियस हो जाती है, एकदम अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, एंड अफ्रेड, और एकदम भाई देखती है कि उसके साथ ऐसा गलत हुआ, कॉन्शियस हो गई, पता लगे सबके माइंड में आ गया भाई एक व्यक्ति के साथ बहुत गलत किया, एक व्यक्ति ने, ठीक है, उसके साथ तो कोई अपराध किया, और उसके परिवार के साथ देखो कितना वो रो रहे हैं, उनके साथ ऐसा गलत हुआ, तो सोसाइटी कॉन्शियस हो गई, एकदम जागरूक हो गई, एंड अफ्रेड, और भाई उनके साथ ऐसा हुआ तो सोसाइटी को डर भी लगने लगा, आज उनके साथ हुआ तो कल क्या पता वही व्यक्ति जिनने उनके साथ अपराध किया वो हमारे साथ कर दे, तो उनमें डर भी हुआ, डर की भावना आई, अफ्रेडनेस आई। सोसाइटल बैलेंस गेट शेक्ड। अब जो समुदाय का जो बैलेंस है, जो वो एक बैलेंस जो चला आ रहा है, वो जो बैलेंस इस लाइन पे था, एक अपराध कमिट हुआ, वो बैलेंस हिलने लग गया, डगमगाने लग गया, शेक होने लग गया, ठीक है। अब मिक्सी ग्राइंडर में जो मिक्सचर होता है उसमें अब जो शेक बनाते हो भाई, नॉर्मल आप दूध डालते हो, केला डालते हो, तो बिल्कुल फर्म है, बिल्कुल फर्म है कि कोई अपराध हुआ ही ना हो। जैसे आपने शेकर का वो बटन घुमाया, ऐसे ही पूरा ग्राइंडर का मिक्सचर घूमने लगा, तो ऐसा ही है, जैसे ही अपराध हुआ तो सोसाइटी का शेकनेस चालू हो जाती है, सोसाइटी में तरह तरह की बातें, तरह तरह के डर वो क्रिएशन में आ जाते हैं, तो वो है टेस्ट, ठीक है। सोसाइटल बैलेंस गेट शेक्ड
फियर फीलिंग गेट क्रिएटेड। अब एक डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही मिस्टर ए ने किसी मिस्टर एक्स को गोली मारी एक सोसाइटी में, मान के चलिए सेक्टर 10 गुड़गांव में मिस्टर ए गैंगस्टर होगा कोई, उसने मिस्टर एक्स को गोली मार दी। अब पूरा का पूरा सेक्टर 10 डर की भावना में रहेगा कि भाई वो ऐसा कितना बड़ा गुंडा है, उसने शरेआम इतने पब्लिक के सामने मिस्टर एक्स को गोली मार दी। और क्यों उसको गोली मारी? क्योंकि वो उससे पैसों की डिमांड कर रहा था। मिस्टर एक्स ने उसको पैसे दिए नहीं। क्या कल को भाई अगर हम भी अच्छे कमाने लग जाएंगे, हमें कोई ऐसे धमकी दे देगा, क्या पता हमें भी कोई मार दे, तो डर उत्पन्न हुआ ना। अब मान के चलिए कोई गुड़गांव के बाजारों में कोई एक गुंडा, कोई गैंगस्टर उत्पन्न हो गया है, वो तरह तरह के बिजनेसमैन को पैसों के लिए धमकी दे रहा है और कुछ भाई डर की मारी पैसे दे भी रहे हैं, लेकिन कईयों ने जब पैसे नहीं दिए उनको उन्होंने गोली मरवा दी। ठीक है, तो क्या अब जितने भी व्यापारी थे जिनको अब तक फोन नहीं गया, क्या उनके अंदर डर की भावना नहीं आएगी? तो यही है फियर फीलिंग गॉट क्रिएटेड। जैसे ऑफेंस होता है, अपराध होता है, एक व्यक्ति जो उसका एक्सपेक्टेड नॉर्म था, जिसपे उसको उस रेलगाड़ी जो सीधी सीधी चलती है उस पर चलना चाहिए था, जिंदगी की रेलगाड़ी जिसे बोलते हैं, पर नहीं, वो उस जिंदगी की रेलगाड़ी पर नहीं चल रहा है, वो उबड़ खाबड़ रास्तों पे चल पड़ा है। क्या वो एक्सपेक्टेड नॉर्म्स था उसका? बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसा उसने किया, तो फियर, उसने डर की भावना सोसाइटी के लोगों में क्रिएट कर दी, उत्पन्न कर दी। तो सो दीज एक्ट्स आर मेड पनिशेबल बाय लेजिस्लेचर। तो सोसाइटी में जब ये डर की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो इस डर की भावना से निपटने के लिए ही जो उसने एक्ट किया है ऑफेंडर ने, तो इन्हीं एक्ट को पनिशेबल बनाया गया है। किसमें बनाया गया? आईपीसी में बनाया गया था पहले, और अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में इनको पनिशेबल बनाया गया है। ठीक है, तो यह था हमारा आज की इंट्रोडक्शन क्लास, जो कि मैंने थोड़ा बहुत बताया कि भाई भारतीय न्याय संहिता में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक बताया, सब कुछ बताया, और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताया कि हम ऑफेंस को कैसे जानते हैं, हम कैसे देखते हैं, सोसाइटी का क्या नेचर होता है ऑफेंस को देखने के लिए। सो आज की वीडियो यही खत्म होती है। अब हम कल की वीडियो से और अपनी जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी वीडियो चालू करेंगे, बेहद रीडिंग चालू करेंगे, और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन को भी कंप्लीट करेंगे। जो दो चार पेजेस का इंट्रोडक्शन वो रह गया है, जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो यही खत्म होती है। अब कल मिलती है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।